हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू एवरीवन। चलिए, तो आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं बेसिक्स के बारे में ही। और बेसिक्स में हम आगे डिस्कस करेंगे सिम्टम्स के बारे में। बच्चों, कल के सेशन में हमने डिस्कस किया था कि क्या क्या फाइटोपैथोलॉजी में बेसिक्स हैं, क्या क्या मेन टर्म्स हैं जो हमें पता होनी चाहिए। क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज के बारे में बात की थी कि सिम्टम्स के बेसिस पे क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन किया था। सिम्टम क्या होता है, साइन क्या होता है, ये सारी चीजों को हमने कल की क्लास में डिस्कस किया था। पहले तो मुझे ये चीज बताएंगे कि आप सबको जो हमने कल पढ़ा था बेसिक्स के बारे में समझ आया अच्छे से? पहले मुझे ये बताएंगे। आज के सेशन में हम लोग पहले तो बात करेंगे कि कल हमने क्या क्या पढ़ा था। उसके बाद में हम बात करेंगे कि आज के सेशन में हम क्या क्या टॉपिक्स कंटिन्यू करने वाले हैं, और मैं आपको बताऊंगी कि कैसे किस सिम्टम को याद रखा जाता है या क्या कीवर्ड है। हाँ जी, गुड इवनिंग। ठीक है जी, ओके। पहले मुझे ये चीज बताओ कि जो हमने कल के सेशन में पढ़ा था, क्या आप लोग आज उसको पढ़ के आए हैं, रिवाइज करके आए हैं? पहले मुझे ये बताओ। कल हमने देखो क्या क्या पढ़ा था, थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ। एक तो हमने फाइटोपैथोलॉजी की डेफिनेशन के बारे में बात की थी कि फाइटोपैथोलॉजी क्या होता है, ब्रांच ऑफ साइंस है, जहां पे हम बात करते हैं कि कोई डिसीज हो रही है, किससे हो रही है, उसके बारे में स्टडी करते हैं। कॉजल ऑर्गेनिज्म की नेचर के बारे में जानते हैं, लॉसेस हो रहे हैं, मैनेजमेंट है, ये सारी चीजें हम किस में पढ़ते हैं? फाइटोपैथोलॉजी में पढ़ते हैं। देन हमने बात की थी ऑब्जेक्टिव्स की, और ऑब्जेक्टिव में मैंने आपको क्लियरली बोला था कि ऑब्जेक्टिव में हम एक तो इटियोलॉजी की बात करेंगे, एक हम बात करेंगे पैथोजेनेसिस की। पैथोजेनेसिस क्या बताया था कि डिजीज डेवलप कैसे होती है, उसके मैकेनिज्म को क्या बोला जाता है? पैथोजेनेसिस बोला जाता है। देन हमने बात की थी यहाँ पे एपिडेमियोलॉजी की कि होस्ट एंड अगर हम प्लांट की बात करते हैं तो उनके बीच में क्या इंटरेक्शन है, अगर हम एनवायरमेंट फैक्टर को भी साथ में ले लें, यानी कि स्टडी ऑफ एपिडेमिक्स या फिर एपिडेमियोलॉजी की हमने यहाँ पे बात की थी। एंड लास्ट हमने यहाँ पे ऑब्जेक्टिव में बात की थी मैनेजमेंट की, कि डिसीज को कैसे मैनेज किया जाता है, लॉसेस को कैसे रिड्यूस किया जाता है, ये भी हमारा फाइटोपैथोलॉजी का ऑब्जेक्टिव है। राइट, ये हमने क्लियर डिस्कस कर लिया था कल की क्लास में। देन हमने बात की थी कि बताओ हेल्दी प्लांट क्या होता है, तो हमने बोला था जितने भी फिजियोलॉजिकल फंक्शंस हैं, जब वो अपने सारे फिजियोलॉजिकल फंक्शंस को प्रॉपर्ली परफॉर्म करेगा तो हम क्या बोलेंगे? उस प्लांट को हेल्दी प्लांट बोल देंगे। देन हमने बोला था कि डिसीज क्या होता है, तो डिसीज हमने क्या बोला कि डिसीज क्या है? माल फंक्शनिंग प्रोसेस है। माल फंक्शनिंग प्रोसेस है, कहाँ हो रही है? प्लांट बॉडी में हो रही है। कैसे हो रही है? कॉन्टिन्यूस इरिटेशन हो रही है प्लांट बॉडी में। कौन कर रहा है? कोई कॉजल ऑर्गेनिज्म या कोई एजेंट कर रहा है। और लास्ट में रिजल्ट में हमें क्या देखने को मिल रहा है? कुछ सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं। यही बात की थी हमने। देन हम लोग आए थे डिसऑर्डर पे, और डिसऑर्डर में हमने बोला था कि जो भी हमारे एबायोटिक फैक्टर्स है, जो भी नॉन लिविंग फैक्टर्स हैं, जो भी माल फंक्शनिंग वो कॉज करते हैं, उसको हम किस में कंसिडर करते हैं? डिसऑर्डर में कंसिडर करते हैं। राइट, इतना बड़ा था हमने कल। देन उसके बाद में हमने डिस्कस किया था कि पैथोजन क्या होता है। तो पैथोजन में हमने बोला था कोई भी एंटिटी जो प्लांट में डिसीज कॉज करती है उसको हम पैथोजन बोल देते हैं। और पैथोजन में भी हमने एक चीज बोली थी कि पैथोजन जो है वो दो वर्ड से मिलकर बना है, दैट इज पैथोस एंड जेन, यानी कि डिसीज को जनरेट करने वाला। ये तीनों टर्म्स को हमने डिस्कस कर लिया था बहुत अच्छे से। देन हम आए थे क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट डिजीज के ऊपर, और क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट डिजीज में हमने क्या क्या बात की थी कि जब भी हम किसी प्लांट डिजीज को क्लासिफाई करते हैं तो उसके लिए हमें वहां पे एक क्राइटेरिया देखना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर हम किसी प्लांट डिजीज को कॉजल एजेंट के बेसिस पे क्लासिफाई करें, तो कॉजल एजेंट के बेसिस पे हमने बोला था एक हमारे पास पैरासिटिक डिजीज होती है, और दूसरा हमने क्या बोला था कि नॉन पैरासिटिक डिजीज होती है। फिर हमने बोला था कि अगर मैं पैरासिटिक डिजीज को फर्दर क्लासिफाई करूं तो मैं क्या बोलूंगी? एंडेमिक, एपिडेमिक, पेंडेमिक एंड स्पोरेडिक, ये हमने डिस्कस किया था। और जो नॉन पैरासिटिक डिजीज हैं उनको हमने क्या बोला था? डिसऑर्डर, और उसकी एक लिस्ट भी हमने डिस्कस की थी, और मैंने आपको होमवर्क भी दिया था कि इसी लिस्ट में जो जो मैं डिसऑर्डर्स दूंगी जिस क्रॉप के, वो सारे ऐड करते जाने हैं। राइट, ये हमने कल डिस्कस कर लिया था।
देन हमने बात की थी कि अगर हमें और भी फर्दर जानना हो कि जो आपके डिसीज हैं उनको हम कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं, क्या क्या बेसिस हो सकते हैं, तो हमने एक और बात की थी कि स्प्रेड इन प्लांट बॉडी। स्प्रेड के बेसिस पे हमने बोला था कि दो तरीके से हम डिसीज को क्लासिफाई कर सकते हैं। कैसे कैसे? लोकलाइज्ड, जो एक ऑर्गन में हो रहा है या दो ऑर्गन में हो रहा है, एंड सिस्टेमिक। सिस्टेमिक का मतलब है पूरे सिस्टम में हो रहा है। कौन से सिस्टम में हो रहा है? पूरे प्लांट के सिस्टम में हो रहा है। तो हमने क्या बोला था कि हमारे पास कौन से आ जाएंगे? सिस्टेमिक आ जाएंगे और लोकलाइज्ड आ जाएंगे, राइट। देन हमने बोला था कि बेस्ड ऑन द होस्ट प्लांट, होस्ट प्लांट के बेसिस पे हमने जो क्लासिफाई किया था, तो हमने बोला था कि अगर डिसीज ऑफ वेजिटेबल क्रॉप है तो डिजीजेज ऑफ वेजिटेबल क्रॉप बोलेंगे, फ्रूट क्रॉप्स की हैं तो डिजीजेज ऑफ फ्रूट क्रॉप बोलेंगे, प्लांटेशन की डिजीज है तो डिजीजेज ऑफ प्लांटेशन क्रॉप बोल देंगे, अगर किसी और क्रॉप की डिजीजेज है तो वही नाम वहां पे आ जाएगा। देन हमने डिस्कस किया था कि परपिचुएशन एंड सर्वाइवल के बेसिस पे, परपिचुएशन एंड सर्वाइवल के बेसिस पे हमने क्या बोला था? डिजीज कौन कौन सी होती हैं? जैसे कि सॉइल बॉर्न है, एयर बॉर्न है ना, सीड बॉर्न है। ये सारी चीजें हमने डिस्कस की थी कि परपिचुएशन एंड सर्वाइवल के बेसिस पे कैसे हम डिजीज को क्लासिफाई कर सकते हैं। उसके बाद में हम आ गए थे बेसिकली सिम्टम्स पे, कि जो क्लासिफिकेशन ऑफ हमारे पास प्लांट डिजीज है उनको हम सिम्टम के बेसिस पे कैसे क्लासिफाई करते हैं, है ना। फिर हमने कवर किए थे कुछ क्वेश्चंस और कुछ हमने ट्रू एंड फॉल्स या कुछ फैक्ट्स को कवर किया था। हो गया सबको रिकैप कि हमने क्या क्या कल पढ़ा था? सबको याद आ गया? नाउ अब हम बात करेंगे डिसीज की क्लासिफिकेशन की, और हम किसके बेसिस पे बात करेंगे? सिम्टम्स के बेसिस पे बात करेंगे। तो जो टॉपिक का नाम मैंने आज लिखा है वो क्या लिखा है? बेसिक सिम्टम्स। क्यों लिखा है मैं अभी बताऊंगी आपको थोड़ी देर में। कुछ क्वेश्चंस को हम सॉल्व करने वाले हैं यहाँ पे, ओके। चलिए, तो अब अगर मैं डिसीज की क्लासिफिकेशन की बात करती हूं बेस्ड ऑन द सिम्टम्स, क्यों ये क्लासिफिकेशन जरूरी है, उससे पहले ये पता होना चाहिए कि जो सिम्टम है वो होता क्या है। तो कल बच्चों हमने डिस्कस किया था 3 टर्म्स के बारे में। ध्यान से सुनना अब जो मैं करवा रही हूं। 3 चीजें हमने क्या बोली थी कि एक होता है सिम्टम, दूसरा मैंने बोला था कि एक होता है साइन, और तीसरा टर्म मैंने एक और यूज किया था कि एक होता है सिंड्रोम, राइट। तो मैंने आपको बोला था कि जब भी आप लोग बात करोगे सिम्टम की, सिम्टम में आपने देखा होगा कि कोई भी प्लांट अगर उसमें किसी भी टाइप का डिसीज आता है तो आपको कैसे पता चलता है? आप कभी ना कभी उस प्लांट के ऊपर कुछ सिम्टम्स देखते हो। तो सिम्टम्स जरूरी नहीं है कि आपको एक्सटर्नली ही रिएक्शन हो। सिम्टम्स को हम इन जनरल क्या बोलते हैं कि इंटरनल और एक्सटर्नल रिएक्शन ऑफ द प्लांट, इंटरनल और एक्सटर्नल रिएक्शन ऑफ द प्लांट ड्यू टू डिसीज। तो यहां पे जब हम बात कर रहे हैं इंटरनल या एक्सटर्नल रिएक्शन ऑफ द प्लांट के बारे में, तो यहां पे हम ऑल्ट्रेशन के बारे में बात कर रहे हैं। यहां पे लिखा होगा पीछे डेफिनेशन में ऑल्ट्रेशन। तो जब भी हम सिम्टम की बात करते हैं, देखो जब भी हम सिम्टम की बात करेंगे, हम जब भी बीमार होते हैं हमें बोलना आता है, तो हम बोल सकते हैं कि हमें सिर दर्द हो रही है, क्या प्रॉब्लम हो रही है, चीजों को हम क्या कर सकते हैं? एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब प्लांट्स हैं, प्लांट्स में अगर कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, प्लांट बोल तो नहीं सकता, बता तो नहीं सकता, पता कैसे चल रहा है? जब आपको सिम्टम देखने को मिल रहा है। तो ये पिन पॉइंट करना या ये जानना बहुत डिफिकल्ट होता है कि प्लांट में डिजीज कब से शुरू हुई होगी, क्योंकि हमने कल एक बात डिस्कस की थी कि देखो कोई भी पैथोजन अगर किसी बॉडी में जाता है वो अंदर जाके अपनी सारी प्रोसेसेस को कंप्लीट करता है। क्या वो प्रोसेसेस हम आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। उसके बाद जाके लास्ट में जाके हमें सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है कि जब हम बात कर रहे हैं प्लांट्स की, हमें नहीं पता कि कब प्लांट में पैथोजन एंटर कर गया, हमें तो सिम्टम देखने पे पता चल रहा है। अब वो सिम्टम क्या है? जो भी प्लांट के अंदर कुछ चेंजेस आ रहे हैं, इंटरनल रिएक्शन है या एक्सटर्नल रिएक्शंस है प्लांट डिजीज की वजह से, उसको हमने क्या बोल दिया? सिम्टम बोल दिया। अब दूसरा वर्ड हमने बेटा क्या बोला? साइन। अब साइन क्या होता है कि जब भी हमें फिजिकल एविडेंस ऑफ द पैथोजन देखने को मिलता है,
फिजिकल एविडेंस ऑफ द पैथोजन जब भी हमें देखने को मिलेगा तो उसको हम क्या बोल देते हैं, साइन बोल देते हैं। अब फिजिकल एविडेंस का मतलब क्या होता है कि आपको देख के पता चलेगा कि यहाँ पे कोई पैथोजन प्रेजेंट है, हमें एक जो प्रूफ जिसको हम बोल देते हैं या सबूत बोल देते हैं वो देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं सबसे पहले साइन की, तो साइन में हमने बोला कि हमें फिजिकल एविडेंस ऑफ द पैथोजन देखने को मिल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बेटा फंगस की बात करते हैं, अभी तक हमने फंगस के बारे में डिटेल में नहीं पढ़ा है, आने वाली क्लासेस में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो जब आप फंगस की बात करते हो तो फंगस के केस में फिजिकल एविडेंस क्या हो सकता है, स्पोर हो सकता है, माइसीलियम हो सकता है ना, या उसके जो अदर स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे कई फंगस क्या करते हैं, स्क्लेरोशिया बनाते हैं, वो क्या होता है हम पढ़ेंगे आज की क्लास में। तो वो स्ट्रक्चर यहां पे हमें देखने को मिल सकते हैं एग्जाम्पल के लिए। वैसे ही अगर हम बात करते हैं यहां पे बैक्टीरिया की, तो बैक्टीरिया के केस में क्या होता है, जो बैक्टीरिया की कॉलोनी होती है उसको बोला जाता है ऊज। तो जो बैक्टीरिया की कॉलोनी है उसको बोला जाता है ऊज। तो बैक्टीरिया के केस में क्या होता है, हमें एक लिक्विड सा देखने को मिलता है, ऐसा लगता है जैसे ट्रांसपेरेंट सा लिक्विड है, बट एक्चुअल में वो बैक्टीरिया की कॉलोनी होती है जिसको ऊज बोला जाता है। तो बैक्टीरिया के केस में आपको ऊज देखने को मिलता है, राइट। इसके आगे अगर हम बात करते हैं फर्दर सिंड्रोम की, तो सिंड्रोम क्या होता है, एक्सक्यूज मी, सिंड्रोम होता है सम टोटल ऑफ ऑल द रिएक्शंस which characterize a particular disease। तो सिंड्रोम क्या होता है, देखो कि जितने भी रिएक्शंस हैं जो एक पर्टिकुलर डिसीज के बारे में बता रहे हैं उसको हमने क्या बोल दिया, सिंड्रोम बोल दिया। फॉर एग्जाम्पल कल हमने बात की थी, अब हम प्लांट का एग्जाम्पल लेंगे, कल हमने बात की थी ह्यूमन के बारे में। अब प्लांट के एग्जाम्पल में क्या है, कई बार क्या होता है एक जो पेड़ है वो कई बार क्या होता है ऊपर से नीचे की तरफ को सूख जाता है, या किसी पेड़ में हमें डायबैक देखने को मिलता है। तो डायबैक में क्या होता है, एक तो जो प्लांट है वो उल्टा सूख जाएगा, ऊपर से नीचे की तरफ को सूख जाएगा, जो आपकी ब्रांचेस हैं उसमें बहुत इजीली क्रैक कर जाएंगी। कई बार आपको गम निकलता हुआ भी साथ में दिखाई देगा, कई बार पत्ते झड़ जाएंगे। तो जितने भी पर्टिकुलर सिम्टम्स हैं एक डिजीज की वजह से हो रहे हैं तो हम उसको सिंड्रोम में कंसिडर कर सकते हैं। यहाँ पे सिंड्रोम टर्म आपको यूजुअली आप नहीं पढ़ोगे इतनी ज्यादा, लेकिन आपको जब आगे इस टर्म का यूज होगा उस टाइम पे मैं आपको बता दूंगी कि देखो हमने बेसिक्स में ये टर्म क्लियर की थी, राइट। यहां तक आप सबको समझ में आ गया जो हमने डिस्कस किया। अब हम आगे बात करेंगे इसी के बारे में। अब डेफिनेशन पे आते हैं, क्या लिखा है, external and internal reactions or alterations of a plant as a result of a disease is called symptom। ये हमने बहुत अच्छे से क्लियर कर लिया कि सिम्टम क्या होता है। नाउ अगला पॉइंट क्या लिखा है कि when the pathogen or its part or spores या propagules का मतलब होता है 1 यूनिट, या 1 यूनिट तो क्या आप इसको यूनिट ऑफ इनोकुलम लिख लो। प्रोपेग्यूल का मतलब होता है पार्ट ऑफ, समझ लो पैथोजन का पार्ट, या जो डिजीज कॉज कर रहा है इनोकुलम उसका जो यूनिट है उसको हम क्या बोल देते हैं, प्रोपेग्यूल बोल देते हैं। जब भी आपको प्लांट पार्ट्स पे देखने को मिलेगा तो हम उसको क्या बोल देंगे, साइन बोल देंगे। अब यहां से मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझाना चाहती हूं कि कॉन्सेप्ट क्या है। अभी आपको क्योंकि ये डेफिनेशन समझ में आ गई तो कॉन्सेप्ट क्या है कि ऑल साइन आर सिम्टम्स, ठीक है, जितने भी हमारे पास में साइंस हैं वो क्या हैं, सिम्टम्स हैं। क्योंकि जो भी पैथोजन का पार्ट या प्रोपेग्यूल या स्पोर या ऊज जो भी आपको देखने को मिल रहा है वो सिम्टम के ऊपर देखने को मिल रहा है, इसीलिए जितने भी साइन हैं वो क्या हैं, सिम्टम्स हैं। अगला फैक्ट, ऑल symptoms are not signs। ठीक है, जितने भी सिम्टम हैं जरूरी नहीं है वहां पे हमेशा ही आपको पैथोजन का पार्ट देखने को मिले, इसीलिए सारे के सारे सिम्टम साइन नहीं होते।
लेकिन सारे के सारे साइन जो हैं वो सिम्टम होते हैं, क्योंकि जो भी फिजिकल एविडेंस है वो आपको सिम्टम के ऊपर ही देखने को मिल रहा है। क्लियर टू एवरीवन? अब मुझे बताइए, ये स्टेटमेंट सबको क्लियर है? सबको समझ में आया यहां तक? जल्दी से मुझे बता दो फटाफट से बता दो। यहां तक क्लियर है बेटा? ये स्टेटमेंट सबको समझ में आया जो हमने यहां पे क्लियर किया अभी? ओके देन, अब अगर हम आगे बात करते हैं तो ये जो क्लासिफिकेशन, अगर हम सिम्टम की बात करते हैं, आपको पता है अलग अलग टाइप के सिम्टम्स होते हैं, जैसे पाउडरी मिल्ड्यू है, डाउनी मिल्ड्यू है, रस्ट है, स्मट है, व्हाइट ब्लिस्टर है, हाइपरट्रॉफी सुना होगा, ओवरग्रोथ सुना होगा, गॉल्स सुने होंगे। बहुत सारे नंबर ऑफ सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं। अब क्या होता है, जब भी आप बीएससी में एग्जाम्स देते हो, आप लोग क्या करते हो कि जितने भी सिम्टम्स हैं उनको एक जैसा बना देते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको बीएससी में पूछा गया कि बेटा बताओ ये वाला जो सिम्टम है ये कैसे सिम्टम प्रोड्यूस करता है, या इस प्लांट पे कैसे सिम्टम आएंगे इस पर्टिकुलर डिजीज के, तो आप क्या लिखोगे? शुरू ही कहां से करते हो कि हमें इस पे स्पॉट्स देखने को मिलते हैं, फिर येलोइंग हो जाती है, फिर प्लांट सूख जाता है, फिर पत्ते गिर जाते हैं, फिर प्लांट की डेथ हो जाती है। हर सिम्टम में आप लोग क्या करते हो बीएससी में कि जो भी आपका प्लांट है उसको आप अल्टीमेटली कैसा शो करते हो कि बस इस सिम्टम से प्लांट का डेथ हो ही गया। हमेशा ऐसा करते हो ना। बट जब हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात करते हैं ना, यहाँ पे बीएससी टाइप के सिम्टम नहीं चलेंगे। यहाँ पे जब हम बेसिक सिम्टम्स की बात कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि हम बेसिक सिम्टम्स को पढ़ क्यों रहे हैं। तो पहले तो मुझे आपको ये ऑब्जेक्टिव क्लियर करवाना है, ताकि आपको ऐसा ना लगे कि ये सिम्टम मैं सिर्फ रट्टा मारने के लिए पढ़ रहा हूँ। मेरा ऑब्जेक्टिव आपको ये बेसिक सिम्टम करवाने का क्यों है, मैं अभी आपको इसके कुछ एग्जाम्पल दे देती हूँ। बेसिक सिम्टम्स इसलिए जरूरी होते हैं क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, बहुत सारे ऐसी चीजें होती हैं जो क्वेश्चंस आपके अप्लाइड पार्ट में आते हैं। वो सारे क्वेश्चंस आपके बेसिक से ही सॉल्व होते हैं। मैक्सिमम जगह पे आप देखोगे, जैसे कभी भी आपको अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, स्पेशली अगर आप एएफओ एग्जाम की बात करते हैं, तो हमेशा जो वो क्वेश्चन है उसका लेंथ आप देखोगे, हमेशा लेंथी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। सिम्टम्स की कोई भी क्वेश्चन उठा के देख लेना, और सिम्टम्स में भी आपको जैसे जो भी उस क्वेश्चन के सिम्टम्स हैं वो 2-3 लाइंस में वहां पे दिए जाते हैं। अब इन 2-3 लाइंस में अगर आप ध्यान से देखोगे, आधा आपका बेसिक छुपा हुआ होता है जो आपने बेसिक्स में पढ़ा होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अभी जब मैं आपको सिम्टम पढ़ाऊंगी तो मैं आपको कुछ क्वेश्चंस भी करवाऊंगी थोड़ी देर में कि देखो मैं आपको बोल रही हूं कि एक डिजीज ऐसी है जिसमें ये चीजें लिखी है, बताओ इनमें से डिजीज कौन सी है। तो अगर आपको वो बेसिक वर्ड्स या की वर्ड्स याद रह गए होंगे तो आप उन की वर्ड्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो कि हाँ मैंने इस डिजीज में पढ़ा था, ऐसे जैसे सिम्टम होते हैं। तो वो क्वेश्चन आपका 50% या मैं बोलूं कि 70% वो क्वेश्चन यहीं से सॉल्व हो जाता है अगर आपको बेसिक्स क्लियर होते हैं तो। इसीलिए सबसे पहला हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि यहाँ पे जब हम बेसिक्स पढ़ेंगे, हम बेसिक्स ऐसे नहीं पढ़ेंगे कि हमें सिर्फ रात को पढ़ के अगले दिन एग्जाम देना है। यहाँ पे हम बेसिक इस तरह से पढ़ेंगे कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या यूटिलाइजेशन किस जगह पे हम इन बेसिक्स का कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? तो ये वाले बेसिक्स जो हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है अपना आपकी पूरी पैथोलॉजी का। ये वाला पार्ट पे आज खास ध्यान देंगे और इसको बहुत अच्छे से हम लोग समझने वाले हैं। तो चलो अब सिम्टम के बेसिस पे क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। सबसे पहले तो सबसे बेसिक सिम्टम के साथ में चलूंगी। आप लोग बोलते हो, आपने सबने सुना होगा पाउडरी मिल्ड्यू एंड डाउनी मिल्ड्यू, सबने सुना है। अब आपने इसके जो मिल्ड्यू क्या होता है, कैसा होता है, वो सब समझा होगा या सब जाना होगा। कुछ आपको मिसकॉन्सेप्शंस भी होंगी, उनको भी हम यहाँ पे क्लियर करने वाले हैं। और सबसे पहले हम शुरू करने वाले हैं कि मिल्ड्यू होता क्या है। तो देखो, जब भी आप मिल्ड्यू की बात करते हैं ना, तो मिल्ड्यू का मतलब होता है कि पैथोजन की हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है होस्ट के सरफेस पे। अब वो ग्रोथ किसी भी कलर की हो सकती है। जनरली मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो जो ग्रोथ हम देखते हैं तो या तो वो पाउडरी ग्रोथ होती है
जैसे कि पाउडरी मिल्ड्यू में देखने को मिलती है, या फिर वो डाउनी ग्रोथ होती है जैसा कि डाउनी मिल्ड्यू में हमें देखने को मिलता है। तो अगर मैं यहां पे लिखना चाहूं तो मैं इसको इस तरह से लिख सकती हूं कि जो मिल्ड्यू होता है, मिल्ड्यू दो टाइप्स का होता है, और मिल्ड्यू क्या होता है वो सबसे पहले यहां लिखेंगे। तो मिल्ड्यू का क्या मतलब है कि हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है। किसकी ग्रोथ देखने को मिल रही है? पैथोजन की ग्रोथ देखने को मिल रही है प्लांट सरफेस पे, ठीक है, प्लांट्स के ऊपर। अब ये जो ग्रोथ होती है ये दो टाइप की होती है। एक हमने बोल दिया कि जो ग्रोथ है उसको हम बोल देंगे पाउडरी मिल्ड्यू, और एक ग्रोथ है जिसको हम बोल रहे हैं बेटा डाउनी मिल्ड्यू। ओके, अब आपको मिल्ड्यू का मतलब समझ में आ गया। अब आप देखोगे कि आगे चल के हम एक डिजीज पढ़ेंगे जिसका नाम है एरियोलेट मिल्ड्यू या ग्रे मिल्ड्यू। तो वहां पे आपको अगर मिल्ड्यू समझ में आ गया क्या है, ऐसे क्लियर हो जाएगा कि व्हाइट या ग्रेश जैसे कलर की हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है, इसीलिए उसका नाम हमने ग्रे मिल्ड्यू या फिर एरियोलेट मिल्ड्यू रख दिया है। तो क्योंकि हमें मिल्ड्यू क्लियर था कि मिल्ड्यू क्या होता है, राइट। तो सबसे पहले हम बेसिक से चलेंगे कि जो पाउडरी मिल्ड्यू है, पाउडरी मिल्ड्यू में कैसे सिम्टम देखने को मिलते हैं और क्या क्या चीजें हैं जो पाउडरी मिल्ड्यू की इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो आप देखिए ये फोटो जो सामने स्क्रीन पे है। इस फोटो में आप देखोगे कि आपको जो प्लांट का सरफेस है वहां पे आपको व्हाइट कलर की पाउडरी ग्रोथ देखने को मिल रही है। अब जब हम इस व्हाइट कलर की पाउडरी ग्रोथ की बात करते हैं, दूर से आपको फील्ड या दूर से आपको प्लांट ऐसा लगता है जैसे किसी ने खुद से पाउडर छिड़क दिया हो। तो व्हाइट कलर की क्योंकि पाउडरी ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है, इसीलिए इसका नाम क्या है? पाउडरी मिल्ड्यू है। अब ये ग्रोथ कैसी है? सुपरफिशियल है। सुपरफिशियल का मतलब क्या होता है? सुपरफिशियल का मतलब होता है कि जब आप इस ग्रोथ को टच करोगे तो ये ग्रोथ झड़ जाएगी। झड़ इन द सेंस कि आपके हाथ में लग जाएगी। जैसे इसको मैं अगर टच करूंगी एक्चुअल प्लांट को तो मेरे हाथ में ये ग्रोथ लग जाएगी, उसका मतलब होता है सुपरफिशियल। तो हमें यहाँ पे सुपरफिशियल ऐश लाइक पाउडरी ग्रोथ देखने को मिलती है जो आपका पाउडरी मिल्ड्यू कहलाता है। अब जब हम इसको हिंदी में बोलते हैं तो हम इसको हिंदी में बोल देते हैं चूर्णी आसिता रोग, ठीक है, या चूर्ण आसिता रोग। क्लियर? सो हमने पाउडरी मिल्ड्यू के बारे में जाना कि कैसे सिम्टम हमें पाउडरी मिल्ड्यू में देखने को मिलते हैं। अब जब हम पाउडरी मिल्ड्यू की यहाँ पे बात कर रहे हैं, आपको एक चीज बहुत बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए कि पाउडरी मिल्ड्यू में जो ग्रोथ होती है वो सुपरफिशियल होती है। मतलब कि जो मिल्ड्यू का ग्रोथ है वो आपको अपर सरफेस पे देखने को मिलता है। लेकिन एक बात आपको बहुत क्लियर होनी चाहिए कि जब भी आप पाउडरी मिल्ड्यू को टच करें, जैसे हम बोल रहे हैं कि सुपरफिशियल है, हमारे हाथ में ग्रोथ लग रही है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि जब पाउडरी मिल्ड्यू आएगा और आप ऐसे झाड़ोगे तो पूरा का पूरा पाउडरी मिल्ड्यू चला जाएगा। नहीं, ये चीज भी हम फंगस के केस में क्लियर करेंगे कि कुछ फंगस ऐसे होते हैं जो बाहर रहते हैं लेकिन अपने ऑर्गन्स को अंदर भेजते हैं होस्ट टिश्यू के, ताकि वो वहां से न्यूट्रिशन ले सके। तो पाउडरी मिल्ड्यू में भी ऐसा ही होता है। क्लियर ये पॉइंट सबको? सबको समझ में आई ये पॉइंट? फटाफट से बता दो। यहां तक क्लियर है? नाउ यहां तक हमें समझ आ गया कि ऐश लाइक जब भी आपको ये वर्ड्स दिए होंगे, दो चार देख लो, समझ लो। एक तो सुपरफिशियल, दूसरा डस्टी ऐश लाइक पाउडरी अपीयरेंस हमें देखने को मिल रही है। तो हम किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं यहाँ पे पाउडरी मिल्ड्यू की। अब बताओ ये सबको क्लियर है बेटा? फटाफट से बता दो। चलिए, ओके, सो नाउ अब हम लोग बात करने वाले हैं कि पाउडरी मिल्ड्यू के बारे में क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो आप सबको पता होनी चाहिए, जो कॉन्सेप्ट्स आपको अभी से क्लियर होने चाहिए ताकि आगे जाके हमें कोई दिक्कत ना हो। सो पहली चीज, हम जब पाउडरी मिल्ड्यू की बात करते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि पाउडरी मिल्ड्यू किसको बिलोंग करता है, या मैं बोलूं कि पाउडरी मिल्ड्यू कौन से फाइलम में आता है, क्या है। तो सबसे पहले बात करें तो पाउडरी मिल्ड्यू आता है एस्कोमाइकोटा में, ठीक है। कॉमनली आपने पढ़ा होगा कि इसका ऑर्डर क्या है। तो अगर आप लोग ऑर्डर की बात करोगे तो पाउडरी मिल्ड्यू का जो ऑर्डर है दैट इज एरिसिफेल्स।
जो भी ऑर्डर होता है ना, ऑर्डर के एंड में लगता है एल्स, तो यहां पे लग जाएगा एल्स। तो पाउडरी मिल्ड्यू के ऑर्डर को कभी भी कोई भी पूछेगा तो आप बोलोगे पाउडरी मिल्ड्यू का ऑर्डर क्या है, एरिसिफेल्स है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें कि कोई भी आपको पूछे कि कॉमनली पाउडरी मिल्ड्यू की मैनेजमेंट के लिए क्या यूज किया जाता है, तो आपको एक कॉमन मैनेजमेंट पता होनी चाहिए कि पाउडरी मिल्ड्यू के मैनेजमेंट के लिए कॉमनली सल्फर का यूज किया जाता है। यहां तक क्लियर है? ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको अभी ध्यान में रखने हैं। कुछ चीजें आगे जाते जाते हम पढ़ेंगे, लेवल को बढ़ाते जाएंगे और आप उन चीजों को नोट डाउन करते जाएंगे। ये पॉइंट सबको क्लियर है? चलिए ओके। अब हम बात करें दूसरे सिम्टम की, जिसको बोला जाता है डाउनी मिल्ड्यू। तो सबसे पहली चीज जो मैं आपका यहाँ पे चीज बताने वाली हूं, अब मैं अगर आपको पूछूं, कभी भी पूछूं कि बेटा बताओ डाउनी मिल्ड्यू के सिम्टम कैसे आते हैं, आप में से बहुत सारे बच्चे यही आंसर करेंगे कि मैम डाउनी मिल्ड्यू में डाउनी ग्रोथ देखने को मिलती है। सही है, करेक्ट है, बताओ मुझे, यही बताओगे? अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ डाउनी मिल्ड्यू के सिम्टम कैसे हैं, आप लोग क्या बोलोगे कि मैम डाउनी मिल्ड्यू में तो डाउनी ग्रोथ हमें देखने को मिलती है, यही बोलोगे ना? तो अगर मैं सिम्टम्स की एग्जैक्ट बात करूं तो देखिए, डाउनी मिल्ड्यू में जब आप लोअर लीफ सरफेस की बात करते हैं तो जो आपका लीव्स का नीचे वाला हिस्सा है वहां पे आपको फंगस की कॉटनी ग्रोथ देखने को मिलती है। यहां पे अगर आप देखोगे तो आपको यहां पे कॉटनी ग्रोथ देखने को मिलती है फंगस की। और अगर आप ऊपर वाले हिस्से की तरफ देखेंगे तो ऊपर वाले हिस्से पे, या यहां पे मैं बोलूं तो ये है अपर सरफेस ऑफ द लीफ, ये है अपर सरफेस ऑफ द लीफ। तो यहां पे अगर आप देखेंगे तो यहां पे आपको कॉरेस्पॉन्डिंगली, कॉरेस्पॉन्डिंग क्या होता है अभी बताऊंगी, यहां पे आपको कॉरेस्पॉन्डिंगली येलोइंग देखने को मिलेगी। ठीक है, यहां पे आपको कॉरेस्पॉन्डिंग सरफेस पे येलोइंग देखने को मिलेगी। कैसे ऐसा होता है? देखो, ये मान लो लीफ सरफेस है मेरा हाथ, नीचे क्या है, फंगस की ग्रोथ है। अब फंगस क्या करता है, उसका काम है सेल से न्यूट्रिशन लेना। तो फंगस क्या करेगा, जहां जहां फंगस होगा वहां वहां से वो क्या करेगा, सेल से न्यूट्रिशन लेगा। तो जहां से वो सेल से न्यूट्रिशन ले रहा है, जो अपर लीफ सरफेस है वहां से न्यूट्रिशन चला गया, तो वहां पे क्या दिखेगा, येलोइंग दिखेगी। क्लोरोफिल हट गया ना वहां से, तो वहां पे क्या देखने को मिलती है, येलोइंग देखने को मिलती है। तो कॉरेस्पॉन्डिंग का मतलब होता है कि अगर यहाँ पे फंगस है तो अपर सरफेस पे आपको येलोइंग देखने को मिलेगी, उसी से जो उल्टा सरफेस है ऊपर वाला। ठीक है, तो अगर अब आपसे कोई पूछेगा कि डाउनी मिल्ड्यू के सिम्टम आपको कैसे देखने को मिलते हैं, तो आप बोलोगे कि डाउनी मिल्ड्यू के सिम्टम अगर लोअर सरफेस की बात कर रहे हैं तो वहां पे हमें फंगस की कॉटनी ग्रोथ देखने को मिलती है, और अगर अपर सरफेस की बात कर रहे हैं तो वहां पे हमें येलोइंग देखने को मिलती है। और अगर कोई पूछेगा कि डाउनी मिल्ड्यू में जो ग्रोथ होती है वो कहां देखने को मिलती है, तो आप बोलोगे लोअर सरफेस पे। सिम्टम पूछेंगे तो सिम्टम मैंने आपको क्लियर कर दिया, लोअर सरफेस का भी एंड अपर सरफेस का भी। क्लियर हुआ बेटा ये चीज? तो एक पॉइंट तो हमने यहीं पे क्लियर कर लिया कि हमें डाउनी मिल्ड्यू के सिम्टम कैसे देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं कि डाउनी मिल्ड्यू को डाउनी मिल्ड्यू क्यों बोला जाता है। अब देखो, कई बच्चे बोलते हैं कि मैम डाउनी मिल्ड्यू को डाउनी मिल्ड्यू इसलिए बोलते हैं क्योंकि डाउनी लीफ सरफेस पे हमें सिम्टम देखने को मिलते हैं। बट एक्चुअल अगर मैं वर्ड की बात करूं कि डाउनी मिल्ड्यू, अब जो नीचे वाला सरफेस है उसको लोअर सरफेस बोलते हैं ना, डाउनी सरफेस तो मैंने सुना नहीं वैसे। तो जब हम लोअर सरफेस की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे जो बर्ड है, जो कोई पंछी होते हैं, पक्षी होते हैं, पक्षी का जो डाउनी फेदर्स बोलते हैं, सबसे नीचे वाले जो फेदर्स होते हैं, डाउनी फेदर्स जिसको बोला जाता है, वो उनकी स्किन के साथ में बिल्कुल टाइटली चिपक के रहते हैं। वैसे ही ये जो फंगस है ये लीफ के लोअर सरफेस पे बिल्कुल टाइटली चिपका रहता है। वहीं से ये वर्ड आया है डाउनी वर्ड, तभी इस मिल्ड्यू का नाम क्या है, डाउनी मिल्ड्यू। तो यहाँ पे हमें टेंगल्ड, कॉटनी या डाउनी ग्रोथ, नीचे की तरफ को ग्रोथ देखने को मिलती है, और वो ग्रोथ जो फंगस की ग्रोथ है वो वैसे टाइटली स्टक रहती है जैसे कि बर्ड के जो डाउनी फेदर्स होते हैं, सिमिलरली उसी वे में टाइटली स्टक रहता है। तो और दूसरा हमने बोला कि यहीं पे मैं ऐड कर रही हूं कि
कॉरेस्पॉन्डिंग सरफेस पे हमें येलोइंग देखने को मिलती है। सो सबको डाउनी मिल्ड्यू क्लियर हो गया। नाउ अब डाउनी मिल्ड्यू के बारे में क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हम सबको पता होने चाहिए, ठीक है। डाउनी मिल्ड्यू के क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमें पता होने चाहिए, और क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो डाउनी मिल्ड्यू से रिलेटेड है, या कौन सी ऐसी चीज है जो एग्जाम में पूछी गई है, इस बारे में बात करेंगे। फर्स्ट, अगर डाउनी मिल्ड्यू की बात करें तो डाउनी मिल्ड्यू आता है ओमाइकोटा में, ओके। और अगर हम डाउनी मिल्ड्यू की बात करते हैं तो डाउनी मिल्ड्यू का जो ऑर्डर है दैट इज पेरोनोस्पोरेल्स। अगर हम बात करते हैं कि डाउनी मिल्ड्यू की मैनेजमेंट में क्या यूज किया जाता है, तो आपको याद रखना है सीधा मेटालेक्सिल, ओके। तो डाउनी मिल्ड्यू ओमाइकोटा में आता है, ऑर्डर है पेरोनोस्पोरेल्स, मैनेजमेंट में यूज किया जाता है मेटालेक्सिल। अब मार्केट में अगर आप बात करोगे तो मार्केट में जैसे ये फॉर्मुलेशन आती है, तो मार्केट में एक फॉर्मुलेशन आती है दैट इज, आपने सुना होगा ट्रेड नेम रिडोमिल एमजेड। तो रिडोमिल एमजेड का क्या मतलब होता है कि ये जो फॉर्मुलेशन है इसमें मेटालेक्सिल है और मैंकोजेब है। तो मार्केट में अगर रिडोमिल एमजेड का नाम से कुछ आता है दैट मीन्स कि यहां पे हमारे पास में मेटालेक्सिल भी है और मैंकोजेब भी है। तो यहां तक हमें क्लियर हो गया कि हमारे पास में डाउनी मिल्ड्यू से रिलेटेड क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं। दूसरी एक और यहां पे हम बात करते हैं डाउनी मिल्ड्यू से रिलेटेड, दैट इज कि डाउनी मिल्ड्यू क्यों इंपॉर्टेंट है। तो आपने सुना होगा एक मिक्सचर का नाम जिसका नाम है बॉडेक्स मिक्सचर। तो ये जो बॉडेक्स मिक्सचर है ये एक डिसीज के लिए डिस्कवर हुआ है दैट इज डाउनी मिल्ड्यू ऑफ ग्रेप्स। डाउनी मिल्ड्यू ऑफ ग्रेप्स के लिए बॉडेक्स मिक्सचर डिस्कवर हुआ था। कैसे हुआ था, क्या है, ये पूरी की पूरी कहानी हम जानेंगे हिस्ट्री वाले लेक्चर में, ठीक है। तो यहां पे जो मेन चीज है दैट इज कि जो बॉडेक्स मिक्सचर है वो डाउनी मिल्ड्यू के लिए डिस्कवर हुआ है। अब एक बच्चा बोल रहा है कि मैम यहाँ पे क्या कॉपर यूज नहीं होता है। तो जब हम कॉपर की बात कर रहे हैं ना, जो बॉडेक्स मिक्सचर है वो कॉपर कंपाउंड ही है। यहाँ पे मोस्ट कॉमनली हमें मेटालेक्सिल और मैंगोजेब देखने को मिलता है। बॉडेक्स मिक्सचर जो है वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम फंजीसाइड है, नंबर ऑफ डिजीजेस के लिए इसको यूज किया जाता है। तो यहाँ पे जब हम बात करेंगे बॉडेक्स मिक्सचर की, तो ये वाला क्वेश्चन जो है ये आपका एक बार पूछा भी गया है, ये PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। यहाँ पे पूछा गया था कि जो बॉडेक्स मिक्सचर है ये कौन सी डिजीज के लिए डिस्कवर हुआ था। तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो बॉडेक्स मिक्सचर है ये डाउनी मिल्ड्यू ऑफ ग्रेप्स के लिए डिस्कवर हुआ है। ठीक है, क्लियर है यहां तक सबको? डन। चलिए फटाफट से पॉइंट नोट कर लीजिए, यहां तक हमें क्लियर हो गया। नाउ इसके बाद हम आगे बात करते हैं। क्लियर है सबको? ओके, सो अब हम लोग बात करने वाले हैं रस्ट के बारे में कि रस्ट क्या होता है। तो रस्ट के बारे में अगर हम बात करते हैं तो देखिए, जब भी रस्ट की बात करोगे, रस्ट में क्या होता है, अगर आप सिम्टम्स देखेंगे यहां पे, तो यहां पे देखो आपको ऑरेंज टू, अगर हम देखेंगे वैसे तो जो रस्ट के कलर होता है ना, हाँ ये भी हम बात करेंगे, विजय बोल रहे में मिलाडेट ने बताया था बॉडेक्स मिक्सचर का, ये भी हम बात करेंगे, पर हम कब बात करेंगे, हिस्ट्री वाले लेक्चर में डिटेल में, ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि मैं साथ में ओवरव्यू दे रही हूँ ताकि आपकी चीजें जो है वो कनेक्टेड रहें, इंटर रिलेटेड रहें। अब हम बात कर रहे हैं रस्ट के बारे में। तो रस्ट में वैसे देखो कलर यहाँ पे आपको जैसे ऑरेंज सा कलर देखने को मिल रहा है, बट रस्ट में क्या होता है कि जो स्पोर्स का कलर होता है वही कलर आपको फर्दर देखने को मिलता है, चाहे वो ऑरेंज कलर की बात कर लो, चाहे येलो कलर की बात कर लो, ब्राउन कलर की बात कर लो या ब्लैक कलर की बात कर लो, है ना। एंड ऑफ द सीजन में जाके सारे स्पोर्स आपको ब्लैक कलर के देखने को मिलेंगे।
अब जो भी आपको कलर अभी शुरू में देखने को मिलेगा, चाहे रेड मिल रहा है, चाहे ब्राउन मिल रहा है, चाहे येलो देखने को मिल रहा है, वो सारा इसीलिए देखने को मिल रहा है क्योंकि जो फंगस है उसके स्पोर्स का कलर वैसा है। तो रस्ट में जो सिम्टम्स आते हैं, रस्टी सिम्टम्स आते हैं। अब रस्टी का मतलब क्या है कि आपको रेड, ब्राउन या फिर येलो कलर के जो सिम्टम्स है वो देखने को मिलेंगे। और जैसे लीफ का सरफेस है, अब ये जो आपके सिम्टम्स बनते हैं, पिंपल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जिसको हम प्लांट पैथोलॉजी की लैंग्वेज में पस्ट्यूल्स बोलेंगे। तो अब आपको एक चीज क्लियर हो गई कि जब भी आपको कोई बोलेगा पस्ट्यूल, तो पस्ट्यूल का मतलब क्या होता है? पिंपल लाइक स्ट्रक्चर, उभरा हुआ स्ट्रक्चर। अब मान लो ये लीफ सरफेस है या हमारी स्किन भी है, यहां से कोई पिंपल निकलता है या उभरा हुआ स्ट्रक्चर निकलता है, तो वो कैसे निकलता है? ये जो होस्ट एपिडर्मिस है, ये जो ऊपर वाली लेयर है, इससे उसको बाहर निकलना पड़ेगा। तो इसीलिए जब भी आप रस्ट की डेफिनेशन भी पढ़ते हैं तो उसमें हम क्या बोलते हैं कि रस्ट अपीयर एज स्मॉल पस्ट्यूल्स ऑफ स्पोर्स यूजुअली ब्रेकिंग थ्रू द होस्ट एपिडर्मिस। अब ब्रेकिंग थ्रू द होस्ट एपिडर्मिस आपको समझ में आया कि ये जो एपिडर्मिस है, जो भी आपके लीव्स वगैरह हैं, उसका जो ऊपर वाला सरफेस है उसको ब्रेक करके क्या करेगा? ये स्ट्रक्चर बाहर निकलेगा। अब इसका जो कलर है कोई भी कलर हो सकता है, और ये जो कलर है ये फंगस के स्पोर्स के कारण होता है। तो अब अगर हम रस्ट की फर्दर बात करें कि रस्ट में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, तो चलिए जान लेते हैं। रस्ट जो है वो बेसिडियोमाइकोटा को बिलोंग करता है। रस्ट के अगर हम ऑर्डर की बात करें तो रस्ट का ऑर्डर क्या है? यूरिडिनेल्स है। आप इस चीज को ऐसे भी याद रख सकते हैं कि रस्ट में आर आता है, यूरिडिनेल्स में भी आर आता है, तो जो रस्ट का ऑर्डर है वो क्या है? यूरिडिनेल्स है। नाउ एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको यहां पे बता दूं कि ये जो ऑर्डर है, जो नया नाम है, दैट इज पक्सीनेल्स। तो चाहे आपको यूरिडिनेल्स बोला जाए, क्योंकि जो जितनी भी टेक्स्ट बुक्स हैं वहां पे आपने यूरिडिनेल्स पढ़ा है, तो यहाँ पे जब आप पढ़ेंगे तो यहाँ पे क्या है? यूरिडिनेल्स भी लिख दिया, पक्सीनेल्स भी लिख दिया। सो अब रस्ट की अगर हम मैनेजमेंट की बात करते हैं तो मोस्ट कॉमनली आपने सुना होगा जैसे प्लांटावैक्स यूज किया जाता है रस्ट की मैनेजमेंट के लिए, प्रोपिकोनाजोल भी यूज किए जाते हैं, राइट। तो यहाँ पे जो ऑक्सीकार्बोक्सिन है या प्लांटावैक्स है उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। बट अभी हम आगे जाके बहुत सारी चीजें भी पढ़ने वाले हैं, इसलिए यहाँ पे मैं अभी फिलहाल कोई पर्टिकुलर केमिकल नहीं लिख रही हूँ। तो यहां तक हमें क्लियर हो गया कि रस्ट के बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अब जब हम धीरे धीरे इस चीज को आगे बढ़ते जाएंगे तो और एग्जाम्पल्स की भी अगर हम बात करेंगे, थोड़ी देर में पैथोजेंस की भी बात करेंगे, तो आप देखोगे कि जैसे वीट में 3 टाइप के रस्ट आते हैं, तो उन 3 नाम का बहुत इंपॉर्टेंस है। जैसे कि ब्लैक रस्ट सुना होगा आपने, येलो रस्ट सुना होगा, ऑरेंज या ब्राउन रस्ट सुना होगा, है ना। इसके अलावा ऐसा भी पूछते हैं कि इंडिया में सबसे ज्यादा रस्ट के ऊपर काम किसने किया है, तो आप सबको पता है एक नाम करमचंद मेहता जी का नाम, केसी मेहता, जिन्होंने इंडिया में बहुत ज्यादा काम किया रस्ट के ऊपर। ये सारी चीजें हम धीरे धीरे कंटिन्यू करेंगे और बहुत सारी चीजें ऐसी होगी जो हम हिस्ट्री में कवर करेंगे फैक्ट्स के फॉर्म में, राइट। तो यहाँ पे अभी हमने फिलहाल के लिए जो भी सिम्टम है रस्ट का इसको पूरा क्लियर कर लिया। नाउ अब हम आगे बढ़ते हैं और अगला सिम्टम हमारा है स्मट। तो स्मट का जो मतलब होता है वो होता है काला सा पाउडर, या फिर स्मट को बोला जाता है चारकोल लाइक पाउडर। तो स्मट की अगर हम बात करते हैं, चारकोल लाइक पाउडर क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसके जो स्पोर्स है वो ब्लैक कलर के स्पोर्स हमें देखने को मिलते हैं, काले रंग का पाउडरी मास हमें देखने को मिलता है। इसीलिए जो स्मट है उसको हमने क्या नाम रख दिया है? स्मट नाम रख दिया है, क्योंकि काले रंग के स्पोर्स देखने को मिल रहे हैं। अब ये जो स्मट है इसका मेन खासियत क्या है कि ये यूजुअली इसके जो सिम्टम्स है फ्लोरल ऑर्गन्स पे, पर्टिकुलरली जो ओवरी वाला पार्ट है वहां पे देखने को मिलते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप सबने लूज स्मट के बारे में सुना होगा, तो वहां पे भी जब हम लूज स्मट का सिम्टम पढ़ते हैं तो हम बोलते हैं कि जो आपको पाउडरी मास ऑफ स्पोर्स है वो पर्टिकुलरली जो आपके फ्लोरल ऑर्गन्स हैं, जो ओवरी का जो पोर्शन है वो पूरा का पूरा टीलियोस्पोर के मास या ब्लैक कलर के स्पोर मास से रिप्लेस हो जाता है।
ये सारी चीजें हमने पढ़ेंगे अभी आगे जाके। तो ये जो आपका स्मट होता है, स्मट के जो सिम्टम होते हैं पर्टिकुलरली फ्लोरल पार्ट्स पे आपको देखने को मिलते हैं। ये चीज आपको यहाँ से पता होनी चाहिए। तो स्मट हमें क्लियर हो गया कि जब भी हमें चारकोल लाइक पाउडरी मास या फिर चारकोल लाइक पाउडर देखने को मिलेगा तो हम उसको क्या बोल देते हैं, स्मट बोल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो आप फोटो में देख सकते हैं इस तरह से ब्लैक कलर का चारकोल लाइक मास है। तो ये किसके सिम्टम्स हैं, ये आपके स्मट के सिम्टम्स हैं, राइट। ठीक है, यहां तक क्लियर है। नाउ अब अगर मैं स्मट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातों की डिस्कशन करूं तो स्मट एक तो हमने पॉइंट नोट किया कि चारकोल लाइक मास है, ये भी आपका बेसिडियोमाइकोटा में आता है। ऑर्डर की बात करें तो स्मट का ऑर्डर है अस्टीलेजिनेल्स, अस्टीलेजिनेल्स। तो ये जो एल्स है मैंने आपको बताया ऑर्डर के एंड में आता है। तो स्मट का आप ऐसे याद रख सकते हो ऑर्डर, अगर आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है तो, कि स्मट में ऐसा आता है, अस्टीलेजिनेल्स में भी ऐसा आएगा। तो इस ट्रिक से आप याद रख सकते हो जो स्मट है, स्मट का क्या ऑर्डर है। नाउ मैनेजमेंट, जो सबसे कॉमन मैनेजमेंट है स्मट के लिए यूज किया जाता है कार्बोक्सिन। ट्रेड नेम की बात करें तो वीटावैक्स। और भी बहुत सारी मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस हैं जो हम लोग अप्लाइड वाले पार्ट में पढ़ेंगे, बाकी जितनी भी मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस हैं। ठीक है, बाकी जिन्होंने कमेंट सेक्शन में अक्षय ने लिखा है, सही लिखा है कि मैम वीटावैक्स यूज करते हैं और हॉट वाटर ट्रीटमेंट भी यूज करते हैं, पर मैं आपको कुछ टाइम में बताऊंगी कि हॉट वाटर ट्रीटमेंट भी किन डिजीज में यूज करते हैं। ओके, यहां तक क्लियर है बच्चों। सो स्मट तक हमने सब कुछ चीजें डिस्कस कर ली। नाउ अब आपको क्लियर हो गया डिफरेंस बिटवीन पाउडरी मिल्ड्यू एंड डाउनी मिल्ड्यू, डिफरेंस बिटवीन रस्ट एंड स्मट। हमने उसको मैनेजमेंट से लेके उसकी जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें थी, जो भी इंपॉर्टेंट उसमें ऑर्डर्स थे, ये सारी चीजें हमने यहाँ पे क्लियर कर ली। अब हम बात करेंगे व्हाइट ब्लिस्टर के बारे में। ये जो व्हाइट ब्लिस्टर है, आपने बहुत कॉमन डिजीज सुनी होगी सबने, जैसे कि व्हाइट रस्ट भी इसको बोल दिया जाता है। तो व्हाइट रस्ट भी व्हाइट ब्लिस्टर को बोल दिया जाता है। आपने सुना होगा व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसिफर क्रॉप्स। पैथोजन का नाम सबने सुना होगा, एल्ब्यूगो कैंडिडा। तो जब हम व्हाइट रस्ट की बात करते हैं, आपने कल के लेक्चर में एक चीज देखी होगी, मैंने लिखा था पाउडरी मिल्ड्यू ट्रू फंजाई हैं और जो डाउनी मिल्ड्यू हैं वो स्यूडो फंजाई हैं। यहां पे भी जो व्हाइट ब्लिस्टर है ये ट्रू आपका रस्ट नहीं है, ये आपका ट्रू रस्ट नहीं है। अब अगर ट्रू रस्ट ही आपका नहीं है तो इसका नाम हमने व्हाइट रस्ट क्यों रखा होगा, तो इसके पीछे भी एक कहानी है। जब हम बात करते हैं व्हाइट ब्लिस्टर की या व्हाइट रस्ट की, तो इसमें जो हमें हाँ किरण बोल रहे हैं मस्टर्ड में सही है। तो जब भी हम बात करते हैं व्हाइट रस्ट की, तो व्हाइट रस्ट में क्या होता है, जैसे रस्ट में हमने बोला ना कि हमें अलग कलर के पस्ट्यूल्स एपिडर्मिस को ब्रेक करके बाहर निकलते हैं, यहाँ पे भी जो पस्ट्यूल्स हैं वो एपिडर्मिस को ब्रेक करके बाहर की तरफ को निकलते हैं और हमें व्हाइट कलर का पाउडरी मास ऑफ स्पोर्स देखने को मिलता है। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं कि जो बेसिकली व्हाइट ब्लिस्टर है, ब्लिस्टर का मतलब होता है छाला, तो इसी सिम्टम को व्हाइट ब्लिस्टर बोल दिया जाता है या व्हाइट रस्ट बोल दिया जाता है या श्वेत फफोले आपने सुना होगा ना, तो ये वही सिम्टम है, लेकिन ये ट्रू रस्ट नहीं है, ये हमें पता होना चाहिए। अब मैंने आपको बता दिया कि ट्रू रस्ट क्यों नहीं है, क्योंकि ये बेसिडियोमाइकोटा में नहीं आता है, और दूसरी चीज ये है कि क्योंकि इसके जो सिम्टम्स हैं जैसे रस्ट के सिम्टम है वैसे ही है, बस यहाँ पे व्हाइट कलर का हमें स्पोर मास देखने को मिल रहा है, इसीलिए इनको हम क्या बोल देते हैं, व्हाइट रस्ट बोल देते हैं। बट ट्रू रस्ट और व्हाइट रस्ट में कोई भी ट्रू रिलेशन नहीं है। क्लियर बच्चों, यहां तक सबको समझ में आया। अब देखो हमने अभी तक 5 सिम्टम्स को फुल ऑन डिटेल में पढ़ लिया। अब मुझे फटाफट से बताओ कि मैम हमें ये 5 के 5 सिम्टम बिल्कुल क्लियर हो गए, जल्दी से बताइए फटाफट से बताएंगे।
हो गया सबको क्लियर? रिस्पॉन्स दिया करो, बोलोगे नहीं तो मुझे समझ कैसे आएगा, जब तक बताओगे नहीं तब तक मुझे पता कैसे चलेगा। ओके सो हमने यहाँ पे बात कर ली इन 5 सिम्टम्स की और ये सिम्टम्स हमें क्लियर भी हो गए। चलिए गुड, सबको समझ में आया यहां तक? ओके सो ठीक है, सबका रिस्पॉन्स आ चुका है। चलिए ठीक है, गुड। नाउ अब हम बात करेंगे एक्सुडेशंस क्या होता है। अब एक्सुडेशंस क्या होता है, कई बार आपने देखा होगा कि जो प्लांट्स होते हैं ना उनसे एक गम निकलता है। यहां पे हम उस गम की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि कई बार प्लांट्स में गम निकलता है, पर वो किसकी वजह से निकलता है, फंगस की वजह से निकलता है या फिर बैक्टीरिया की वजह से या किसी भी कॉजल एजेंट की वजह से निकलता है, तो हम उसको एक्सुडेशन बोल देते हैं। तो एक्सुडेशन को कॉमनली बोल देते हैं गमोसिस। गमोसिस मतलब कि गम का निकलना। तो सिक्रीशन ऑफ गम, सिंपल सी बात है कि जब भी सिक्रीशन ऑफ गम होगा तो इसको बोल दिया जाता है गमोसिस या फिर एक्सुडेशंस। नाउ अब एक बात है कि आपने सुना होगा कि हमारे पास में एक डिसीज आती है स्टेम ब्लीडिंग। अब स्टेम ब्लीडिंग में भी क्या होता है, कुछ ब्राउन टू पर्पल कलर का लिक्विड निकलता है। तो स्टेम ब्लीडिंग और एक्सुडेशंस में क्या डिफरेंस है? तो अगर हम गमोसिस की बात करते हैं तो गमोसिस में क्या होता है ना, जो गम है, गम में बहुत सारी चीजें होती है। गम में रेजिन्स भी होते हैं, पॉलीसेकेराइड्स भी होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। जब हम स्टेम ब्लीडिंग की बात करते हैं तो वहां पे हमें जो आपका मटेरियल देखने को मिलता है, जो लिक्विड निकलता है, उसमें रेजिन्स नहीं पाए जाते, और जो मटेरियल होता है उसके अगर हम विस्कोसिटी की भी बात करें तो वो भी डिफरेंट होती है। तो यहाँ पे मेरा सिंपल सा बोलने का मतलब ये है कि जब भी हम बात करेंगे स्टेम ब्लीडिंग की भी, तो आपको पता होना चाहिए कि वहां से भी सिक्रीशन हो रही है और वहां से भी एक फ्लूइड जो आपका ब्राउनिश जैसे कलर का फ्लूइड होता है या लिक्विड होता है, वो वहां से भी निकलता है। तो एक आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि आगे आने वाली क्लासेस में जब हम प्लांटेशन क्रॉप्स की बात करेंगे तो वहां पे हम एक स्टेम ब्लीडिंग डिजीज के बारे में भी जानेंगे। क्लियर है ये चीज? यहां तक सबको समझ में आया? नाउ अगली बात करते हैं स्क्लेरोशिया की। अब जब हम बेटा यहाँ पे स्क्लेरोशिया की बात कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे मैं लिख रही हूं कि यहां से PYQ आ चुका है, क्वेश्चन आ चुका है कि स्क्लेरोशिया क्या होते हैं। तो अब बताते हैं कि स्क्लेरोशिया क्या होते हैं। देखो, कोई भी फंगस है, अब मैं आपको यहां पे बताती हूं, ठीक है, थोड़ा सा डायग्राम्स के थ्रू। कोई भी फंगस है, उस फंगस में होती है माइसीलियम, जो उसकी क्या होती है, वेजिटेटिव बॉडी। ठीक है, जो माइसीलियम होता है वो क्या करता है, डिविजन्स करता है। उसमें क्या होगा, डिविजन्स होंगी और अल्टीमेटली क्या बनते हैं, कोनिडिया बनते हैं। ओके, जब कंडीशंस अच्छी खासी होंगी तो नॉर्मल डिविजन्स होती रहेंगी, लेकिन कई बार क्या होता है, कुछ फंगस ऐसे होते हैं, ठीक है, सम फंजाई लिख रही हूं कि कुछ फंगस में ऐसा क्या है कि जब भी अनफेवरेबल कंडीशंस आएंगी, अनफेवरेबल कंडीशंस का मतलब है कि मान लो टेम्परेचर बहुत कम है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, जितना फंगस को चाहिए उतनी चीजें नहीं मिलेंगी, तो क्या होगा, यहाँ पे जब भी अनफेवरेबल कंडीशन आएंगी, ये जो माइसीलियम है ये डोरमेंट बन जाएगा, ये कुछ नहीं करेगा, ना ये सेल डिविजन्स करेगा, कुछ भी नहीं ये करेगा। ये कैसा बन जाएगा बेटा, बिल्कुल डोरमेंट बन जाएगा। अब क्या होगा, डोरमेंसी में जब ये चला जाएगा तो ये क्या करेगा, अपना जो माइसीलियम है उसको इकट्ठा कर लेगा, कॉम्पैक्ट कर देगा और हार्ड कर देगा, कॉम्पैक्ट और हार्ड स्ट्रक्चर बना देगा। अब शेप की बात करें, हो सकता है ये आपको बिल्कुल छोटे छोटे सरसों के दाने की तरह देखने को मिले, हो सकता है ये आपको बड़ा देखने को मिले, और अगर हम बात करते हैं इसका कलर कैसा रहेगा, तो मोस्टली ये आपको डार्क कलर में मिलेगा। ठीक है, मोस्टली ब्लैक कलर में
या डार्क कलर में आपको देखने को मिलेगा। तो यही चीज को हमने स्क्लेरोशिया बोल दिया है। जैसे अब देखना हम डेफिनेशन में पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि स्क्लेरोशियम इज अ कॉम्पैक्ट हार्ड मास ऑफ डोरमेंट फंगल माइसीलियम। अब ये सबको समझ आ गया कि डोरमेंसी की बात कर रहा है, माइसीलियम की बात कर रहा है, कॉम्पैक्ट हो गया है, हार्ड हो गया। अगला, शेप ऑफ स्क्लेरोशिया में वेरी फ्रॉम स्मॉल मस्टर्ड सीड टू अ हॉर्न लाइक बॉडी, की जो शेप है कई बार हमें बहुत ही छोटा सा मस्टर्ड सीड देखने को मिलेगा, कई बार हमें बहुत बड़ी कोई स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलेगा। अगला पॉइंट, मोस्टली कैसे होते हैं, डार्क कलर के होते हैं, और कुछ ही फंगस ऐसे होते हैं जो आपके स्क्लेरोशिया बनाते हैं, सारे के सारे फंगस स्क्लेरोशिया नहीं बनाते हैं। क्लियर होगी ये चीज। ये क्वेश्चन आया था कि स्क्लेरोशिया क्या होते हैं, राइट। अब हम बात करेंगे कलर चेंजेस के बारे में। तो क्या होता है ना, कोई भी प्लांट की अगर आप बात करते हो तो प्लांट में जो नॉर्मल आप कलर चेंज देखते हो, अच्छा पहले ग्रीन से शुरू करते हैं। नॉर्मल जब हम किसी भी प्लांट की बात करते हैं तो प्लांट का जो नॉर्मल कलर है वो ग्रीन होता है। तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं कि प्लांट का कलर कैसा होगा उसके बारे में हम बात करेंगे। तो जब भी प्लांट का कलर चेंज होता है ग्रीन से, उसको कलर चेंज बोल दिया जाएगा। जैसे हो सकता है एक पत्ते के एक हिस्से में कलर चेंज हो सकता हो पूरे के पूरे प्लांट में कलर चेंज हो सकता है पूरे के पूरे पत्ती में कलर चेंज हो रहा हो। तो कलर चेंज में जब भी हमें ग्रीन से या तो येलो देखने को मिलेगा, या तो हमें ग्रीन से रेड, ऑरेंज या पर्पल देखने को मिलेगा, या फिर हमें ग्रीन से यही कलर वाइट देखने को मिलेगा। तो अगर आपने हमारे जो अपने यहाँ का चैनल है, यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर वाला, वहां पे मेरी एक शॉर्ट देखी होगी, एक पीपल के पेड़ वाली शॉर्ट बनाई है ना मैंने, तो वो कलर चेंजेस पे ही बनाई है, जहां पे आपने देखा होगा कि अगर कलर ग्रीन से येलो होता है, रीजन क्या है, आपने किसी पौधे को डार्क कंडीशन में रख दिया और लैक ऑफ लाइट है, प्रकाश की कमी है, या फिर कोई पौधा अगर डार्क कंडीशन में है, जैसे आपने कोई पौधा लिया उसको क्या किया, अंधेरे कमरे में रख दिया। अब उस प्लांट को क्या है, जो प्रॉपर लाइट मिलनी चाहिए वो उस प्लांट को नहीं मिल पा रही है, तो उसके जो पत्ते हैं वो येलो हो जाएंगे, सीडलिंग लंबी हो जाएगी और अल्टीमेटली प्लांट की डेथ हो जाएगी। तो ये जो येलोइंग है, जब भी लैक ऑफ लाइट की वजह से येलोइंग होती है, तो इसके लिए टर्म यूज की जाती है इटियोलेशन। तो इसके लिए टर्म यूज की जाती है इटियोलेशन, ठीक है। आपने कई बार सुना होगा ना कि प्लांट्स गेट इटियोलेटेड। इटियोलेटेड का मतलब क्या है कि प्रकाश की कमी के कारण येलिंग हो जा रही है, लंबे हो जा रहे हैं और लुढ़क जा रहे हैं, तो वो क्या हो गया, आपका इटियोलेशन हो गया। नाउ अगर हमारे पास में ग्रीन से येलो हो रहा है पर उसका रीजन लैक ऑफ लाइट नहीं है, जैसे मान लो कि आयरन की कमी है, ठीक है, या फिर कोई फंगस है या बैक्टीरिया है, कोई अल्कलाइन कंडीशंस हैं, कोई भी ऐसा सिनेरियो बन रहा है, तो ये जो ग्रीन से जब येलो होगा तो इसको बोला जाता है क्लोरोसिस। और जब भी प्लांट ग्रीन से रेड, ऑरेंज या पर्पल होगा तो बोलेंगे क्रोमोसिस। क्रोमोसिस का मतलब होता है, क्रोमा का मतलब ही क्या होता है, कलर। क्रोमा का मतलब क्या होता है बेटा, कलर। तो हम इसको क्या बोल देंगे, क्रोमोसिस बोल देंगे। और जब भी कलर हमारे पास में ग्रीन टू व्हाइट होगा तो इसको बोला जाता है एल्बा। एल्बा मतलब कि व्हाइट, यानी कि एल्बिनिज्म हम इसको बोल देंगे। हो गया कलर चेंज, समझ में आ गया कि कब किस चीज को हम क्या बोलेंगे, ठीक है। और एक बच्चा बोल रहा है कि मैम इंड्यूसिंग को इंड्यूस करने के लिए, रूटिंग को इंड्यूस करने के लिए भी करते हैं, हम उसकी बात बेटा यहाँ पे नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं कि प्लांट में अगर कलर चेंजेस हो रहे हैं तो कौन से टर्म को हम कब यूज करेंगे, है ना, ठीक है। चलिए नाउ अब देखो कलर चेंजेस, देखो आपको यहाँ पे येलो कलर देखने को मिल रहा है, यहाँ पे आपको व्हाइट कलर देखने को मिल रहा है ना, तो यहाँ पे क्लोरोसिस और एल्बिनिज्म के एग्जाम्पल हमें देखने को मिल रहे हैं। क्लियर टू एवरीवन?
ठीक है नाउ, ठीक है। तो यहाँ पे पैथोलॉजी के टर्म में हम बात कर रहे हैं, बाकी आप ठीक बोल रहे हो ओम प्रकाश। ओके, सो नेक्स्ट आगे बात करते हैं। नाउ ओवर ग्रोथ की बात करते हैं। सो ओवर ग्रोथ की जब हम बात करते हैं, ओवर ग्रोथ का मतलब क्या होता है, पहले ये चीज आपको समझानी पड़ेगी। देखो, ओवर ग्रोथ का मतलब होता है एक्स्ट्रा ग्रोथ हो जाना या एबनॉर्मल ग्रोथ, ज्यादा ग्रोथ। ओवर मतलब एक्स्ट्रा, ज्यादा हो रही है, ग्रोथ का मतलब आपको पता है। तो जब भी हम ओवर ग्रोथ की बात करते हैं तो ओवर ग्रोथ में दो चीजें होती हैं। फर्स्ट इज सेल डिवीजन, सेकंड इज सेल इलोंगेशन या सेल एनलार्जमेंट, नॉट एनलॉन्गेशन, सेल एनलार्जमेंट। अब बताइए, अगर हम इसी को कैंसर किसके साथ में कंपेयर करते हैं, तो कैंसर में भी क्या होता है कि जो सेल्स होते हैं वो कॉन्टिन्यूसली डिवाइड करते हैं, डिवाइड करते हैं, डिवाइड करते हैं। ओवर ग्रोथ में भी क्या होता है कि जो सेल्स होते हैं वो कॉन्टिन्यूसली क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। अब एक बच्चा बोल रहा है कि मैम हाइपर, आगे भी बेटा बताओ टर्म क्या है। अब देखो आगे भी टर्म बताओ, जैसे कि अगर सेल डिवीजन है तो सही बोल रहे हो आपकी हाइपर होता है, पर अगर सेल डिवीजन है, बहुत ज्यादा एक्सेसिव सेल डिवीजन हो रहा है, तो इसको बोला जाता है हाइपरप्लेजिया। ठीक है, हाइपर मीन्स ओवर, एक्स्ट्रा, प्लेजिया मतलब कि सेल डिवाइड हो रहे हैं। और अगर हम बात करते हैं सेल एनलार्जमेंट की, तो इसके लिए टर्म है हाइपरट्रोफी। और अगर आप बच्चों को कंफ्यूजन होता है तो मैं एक बात बोलती हूं कि जो ट्रॉफी है, वैसे तो ट्रॉफी किसी भी साइज में आ सकती है, पर हम याद रखेंगे कि लार्ज ट्रॉफी है, बड़ी ट्रॉफी है। तो जब एनलार्जमेंट होगी तो किस में आएगा, वो हाइपरट्रोफी में आएगा। ठीक है, ये चीज क्लियर है बेटा। तो हमने दो टर्म्स यहां पे जानी, हाइपरप्लेजिया एंड हाइपरट्रोफी। अब यहां पे करेंगे एक और कॉन्सेप्ट क्लियर कि हाइपरप्लेजिया एंड हाइपरट्रोफी होता कैसे है। अब आपने सुना होगा कि जब भी हम बात कर रहे हैं सेल डिवीजन की, ये तो हमें क्लियर है कि एक सेल से जी दो सेल्स बनेंगे, ठीक है, 2 से 4 बनेंगे, 4 से 8 बनेंगे, 8 से 16, 16 से 32 एंड सो ऑन। ये तो मुझे समझ आ गया कि हाँ जी डिवीजन तो मेरी ऐसे हो रही है सेल्स की। बट अब मुझे जानना है कि सेल का साइज कैसे बढ़ रहा है। तो देखो, लेट सपोज यहां पे डिवीजन हो रही है सेल्स की, है ना, माना कि यहां पे एक सेल से 2, 2 से 4, इस तरह से डिवीजन हो रही है। अब अगर सेल का साइज बढ़ना है तो कैसे बढ़ सकता है, ये जो यहां पे वॉल्स है, अगर ये दीवारें बीच में ना होती, ये वाली इंटरवेनिंग वॉल्स जिनको हम बोल सकते हैं, अगर ये बीच में नहीं होती तो मुझे ये सेल कुछ इस तरह से दिखाई देता, ऐसा ही होता। तो अगर ये बीच की जो इंटरवेनिंग वॉल्स हैं ये डिसॉल्व हो जाती तो साइज जो है सेल का वो बढ़ जाता। तो अल्टीमेटली क्या होता है, ये जो बीच की वॉल्स है ये यहां पे डिसॉल्व हो जाती हैं इस तरह से। तो यहां पे जो आपको सेल का साइज है इस तरह से बड़ा दिखाई देगा। क्लियर हुआ सबको कि हाइपरप्लेजिया एंड हाइपरट्रॉफी कैसे होता है? बहुत सिंपल है, समझ आए ये पॉइंट सबको? फटाफट से बताइए, क्लियर है? ठीक है, सो हमें क्लियर हो गया कि हाइपरप्लेजिया एंड हाइपरट्रॉफी कैसे होता है। नाउ अब हम बात करेंगे कि इसमें क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं, इसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। तो सबसे पहले तो ये जो फोटो आप देख रहे हो ये है गॉल। गॉल आप समझ सकते हो, कंपेयर कर सकते हो ट्यूमर के साथ, मतलब कि जैसे ट्यूमर्स होते हैं वैसे गॉल्स होते हैं, कि गॉल्स में क्या होता है, हमें ओवरग्रोथ देखने को मिलती है। इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी अभी हम डिस्कस करेंगे। देन ये सिम्टम, ये झाड़ू जैसा सिम्टम आपको देखने को मिल रहा है, इस सिम्टम को बोलते हैं विचेस ब्रूम। जो झाड़ू जैसा सिम्टम है इसको बोला जाता है विचेस ब्रूम।
अब आगे बढ़ने से पहले ये जो सिम्टम है इसकी बात कर लेते हैं। अच्छा, पुराने टाइम में आप सब लोग कार्टून्स देखते होंगे, सब लोग देखते हैं, अभी भी देखते होंगे, पहले भी देखते होंगे, है ना। तो वहां पे आप देखते होंगे या आपने बहुत सारी स्टोरीज भी सबसे सुनी होगी कि पुराने टाइम में क्या होता था कि जो भी आपकी चुड़ैलें थी वो झाड़ू पे बैठ के जाती थी। देखा है कार्टून्स में कि ये आपका झाड़ू है इस तरह से, और चुड़ैल इस पे बैठ के सीधा एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाती है। देखिए ये चीज सबने कार्टून्स में तो देखी होगी। तो वहां से ये नाम आया है विचेस ब्रूम, कि जो चुड़ैल वाला, जो बेसिकली विच वाला जो झाड़ू होता है, वहां से नाम उसकी तरह देखने को लगता है, इसीलिए इस सिम्टम का नाम क्या रख गया है, विचेस ब्रूम सिम्टम रख दिया गया है। अब इसके बारे में हम बात करेंगे कि कैसे होता है, क्या होता है, अभी हम डिस्कस करेंगे। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कि ओवर ग्रोथ में हमारे पास में क्या क्या एग्जाम्पल्स आते हैं, सबसे पहले एग्जाम्पल्स पे मैं बात करूंगी गॉल्स की। आपने सुना होगा कि एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियंस, और ये बैक्टीरिया क्या करता है, गॉल्स बनाता है। तो यहां पे अगर हम बात करते हैं एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियंस की, तो ये क्या करता है, गॉल्स बनाता है, और इस डिजीज को बोला जाता है क्राउन गॉल डिजीज। जब क्राउन पोर्शन पे ये बैक्टीरिया गॉल बनाएगा तो इसको क्या बोला जाएगा, क्राउन गॉल डिजीज। और ये जो बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया में एक प्लाज्मिड होता है जिसको बोला जाता है टीआई प्लाज्मिड, यानी कि ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। ठीक है, तो यहां पे जो गॉल्स हैं वो भी ओवरग्रोथ का एग्जाम्पल है, और यहां पे जो प्लाज्मिड है वो टीआई प्लाज्मिड है, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड है, जो क्या कॉज करता है, क्राउन गॉल्स हमारे पास में कॉज करता है। वैसे आपने सुना होगा कि जब हम एक और डिजीज की बात करते हैं, दैट इज हेयरी रूट डिजीज की, जो कि राइजोबियम, जो एग्रोबैक्टीरियम का नया नाम भी है, राइजोबियम राइजोजीन्स, इस बैक्टीरिया से एक डिजीज होती है जिसको हम हेयरी रूट डिजीज बोलते हैं। तो इसमें भी एक प्लाज्मिड होता है जिसको बोला जाता है आरआई प्लाज्मिड या रूट इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, और ये क्या करता है, बहुत सारी रूट्स को बनाने में, उसको प्रोलिफरेशन में क्या करता है, वो रीजन है, ये है आरआई प्लाज्मिड कॉज करता है बेसिकली। तो आरआई प्लाज्मिड जो है वो हेयरी रूट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। किसमें प्रेजेंट होता है, राइजोबैक्टीरियम राइजोजीन से। अब आप लोग बात करेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल की, तो नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास में है विचेस ब्रूम सिम्टम। ये जो विचेस ब्रूम सिम्टम है, इसमें क्या होता है, आपको इस तरह से एक्सेसिव ब्रांचिंग देखने को मिलती है। जो आपके इंटरनोड्स हैं वो शॉर्टन हो जाएंगे, नोड शॉर्टन हो जाएंगे, और एक्सेसिव ब्रांचेस आपको देखने को मिलेगी, वेजिटेटिव ब्रांचेस, जिसको विचेस ब्रूम बोल दिया जाता है। अगर आप मोस्ट कॉमनली बात करें तो जो फाइटोप्लाज्मा है, जो फाइटोप्लाज्मा है, ये मोस्ट कॉमनली इस सिम्टम को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, फाइटोप्लाज्मा मोस्ट कॉमनली विचेस ब्रूम सिम्टम को प्रोड्यूस करते हैं। यहां तक क्लियर हो गया। नाउ अगर हम बात करते हैं गॉल्स की, लीफ कर्ल की, हम बात करते हैं पॉकेट्स की, हेयरी रूट की, या फिर हम बात करते हैं हमारे पास में अदर जितने भी ओवरग्रोथ हैं, ये सारे के सारे आपके ओवरग्रोथ के एग्जाम्पल्स आ जाएंगे, या ये सारे ओवरग्रोथ में कंसिडर होते हैं। नाउ अगर हम थोड़ा सा थ्योरी की तरफ ध्यान दें तो आप देखेंगे यहां पे एक चीज दी होगी क्या, कि हाइपरप्लेजिया में एक्सेसिव सेल डिवीजन होता है। तो यहां पे मैं आपको एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगी कि हाइपरप्लेजिया में क्या होता है कि जो नंबर ऑफ सेल्स हैं वो इंक्रीज कर जाते हैं। ओके, दूसरा,
हाइपरट्रोफी में क्या होता है, एक्सेसिव सेल एनलार्जमेंट होता है। अगर सेल का एनलार्जमेंट होता है तो यहां पे मैं बोलूंगी कि वॉल्यूम ऑफ सेल इंक्रीज हो जाता है, सेल का वॉल्यूम बढ़ जाता है। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछे कि किसमें सेल का नंबर बढ़ता है, आप बोलोगे हाइपरप्लेजिया में। और अगर आपसे कोई पूछे कि किसमें आपके सेल का जो वॉल्यूम है वो बढ़ता है, तो आप बोलोगे हाइपरट्रोफी में। यहां तक सबको क्लियर हो गया, राइट? अब अगर हम आगे बात करते हैं अगले सिम्टम्स के बारे में, तो नेक्स्ट सिम्टम में हम बात करेंगे, वैसे तो नेक्रोटिक सिम्टम बहुत सारे हैं, जितने भी मेजर नेक्रोटिक सिम्टम हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मुझे ये बताओ, जो हमने अभी तक पढ़ा आपको समझ में आया यहां तक? किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, अभी हम धीरे धीरे थोड़ा और आगे बढ़ते जाएंगे। सबको क्लियर है यहां तक सिम्टम्स के बारे में? यहां तक समझ में आया बेटा? अब नेक्स्ट टाइम जो हम डिस्कस करने वाले हैं अभी यहाँ पे, वो क्या है, नेक्रोटिक टाइप के सिम्टम्स की हम बात करने वाले हैं। तो नेक्रोटिक टाइप के सिम्टम्स की अगर हम बात करते हैं, नेक्रोसिस होता क्या है पहले आप लोग बताओ। बहुत कॉमन टर्म है जो हमने सुनी होगी, नेक्रोसिस। पहले आप लोग बताओ नेक्रोसिस क्या होता है, फिर हम आगे बात करेंगे, है ना? तो जो भी चीज हम पढ़ते हैं उसमें थोड़ा सा एक्टिव इन्वॉल्वमेंट आप भी दिखाया करो, है ना? कुछ कुछ चीजों में जहाँ पे आपको आता है वहां पे आप बता भी सकते हो कि हाँ मैम मुझे ये आता है, या ये पॉइंट ये है ना? तो कहीं कहीं आप बता सकते हो। ओके, ठीक है, आपके रिस्पॉन्स आ गए हैं कि मैम क्लियर है। ठीक है, सो हम बात कर रहे हैं नेक्रोसिस की। आपने जनरली क्या सुना होगा कि डेथ ऑफ अ सेल, डेथ ऑफ अ टिश्यू इज कॉल्ड नेक्रोसिस। तो नेक्रोसिस की जब हम बात कर रहे हैं, चाहे टिश्यू की डेथ हो रही है, चाहे सेल की डेथ हो रही है, चाहे किसी भी चीज की डेथ हो रही है, हम यहाँ पे नेक्रोसिस ही उसको रेफर कर रहे हैं। तो नेक्रोसिस का सिंपल सा मतलब है कि हम बात करें डेथ ऑफ सेल की, या चाहे हम टिश्यू की बात कर रहे हैं, या फिर हम लोग ऑर्गन की बात कर रहे हैं, ये सारी चीजें आपकी नेक्रोसिस में ही आएंगी। तो वन ऑफ द सिम्टम हम पढ़ रहे हैं डायबैक का सिम्टम। अब डायबैक के सिम्टम की अगर मैं बात बताऊं, अब यहां पे देखोगे डायबैक में क्या होता है, जो पौधा होता है ऊपर से नीचे की तरफ को सूख जाता है। इसी को उलट सूख डिजीज भी बोलते हैं, क्योंकि जो भी प्लांट होगा वो ऊपर से नीचे की तरफ को या नई ग्रोथ से पुरानी ग्रोथ की तरफ को क्या कर जाता है, सूख जाता है। सबसे कॉमन एग्जाम्पल मैं आपको देती हूं, जैसे फॉर एग्जाम्पल कई बार क्या होता है, घर पे आपने देखा होगा कि हवन होता है, तो आपको बोला जाता है कि जाओ कुछ लकड़ियां लेके आओ। तो जो लोग भी करते हैं वो जाते होंगे, आम की लकड़ियां तोड़ के लाते होंगे, अमरूद की लकड़ियां तोड़ के लाते होंगे, या जितने भी जो भी आपके पौधा है उसकी लकड़ियां तोड़ के आते हैं। तो जब लकड़ियां तोड़ के लाते हैं ना, तो उनको सूखी टहनियां चाहिए होती हैं ताकि वो आराम से जल जाए। तो हम क्या करते हैं, जाते हैं उसको तोड़ते हैं, और जब हम आगे वाली टहनी की अगर टेक्निकल मैं बात करूं, जो आगे वाली टहनी है नई ट्विग्स होंगी, उसमें तो सैप होगा, तो वो इजीली तो टूटनी नहीं चाहिए ना। पर यहाँ पे क्या हो रहा है, जब हम आगे वाली टहनी तोड़ भी रहे हैं वो इजीली टूट जा रही है बिना जोर लगाए। तो डायबैक का सबसे मेजर या डिस्टिंग्विश जो अगर मैं सिम्टम की बात करूं क्या है, कि जो टहनी है वो बिना जोर लगाए ही टूट जाती है। आपको ज्यादा जोर लगाने की वहां जरूरत है ही नहीं, बस ऐसे पकड़ा ऐसे किया और वो टूट गया। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे इंपॉर्टेंट सिम्टम है, या सिम्टम तो नहीं, ये सबसे इंपॉर्टेंट आपकी पहचान है डायबैक की। तो ये जो डायबैक है, डायबैक में जो प्लांट है वो नई ग्रोथ से पुरानी ग्रोथ की तरफ को, या फिर डाउनवर्ड्स या फिर बैकवर्ड्स क्या हो जाती है, ड्राइंग ऑफ द प्लांट हो जाती है। उसी को हम क्या बोल देते हैं, डायबैक बोल देते हैं, या विदर टिप बोल देते हैं, क्योंकि नई ट्विग्स की क्या हो जाती है, ड्राइंग हो जाती है। क्लियर टू एवरीवन? नाउ अब एक स्लाइड में हम लोग दो तीन चीजों को बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे। चलिए, ये हमारे पास में है एक पत्ता, ओके, ये हमारे पास में है दूसरा पत्ता, ठीक है, ये हमारे पास में है तीसरा पत्ता। चलो पहले ये क्लियर करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं, ओके।
देखो जब भी हम बात करते हैं, कुछ बोल रहे मैम डायबैक क्यों होता है, देखो जो पैथोजेंस होते हैं ना, कुछ पैथोजेंस क्या करते हैं, कुछ कॉम्प्लेक्स ऐसा होता है कि बहुत सारे पैथोजन मिलके क्या करते हैं, एक प्लांट पे अटैक करते हैं, जिसकी वजह से हमें अलग अलग सिम्टम देखने को मिलते हैं और अल्टीमेटली प्लांट की डेथ हो जाती है। ठीक है, तो सूख जाता है प्लांट अल्टीमेटली। नाउ अब हम बात कर रहे हैं कि अलग अलग सिम्टम की। देखो एक मेरे पास में एक पत्ता है, ध्यान से सुनना मेरी बात। अब क्या होता है, यहां पे डेथ ऑफ द टिश्यू हो रहा है, चाहे वो किसी से भी हो रहा है, चाहे वो पैथोजन से हो रहा है, ठीक है, किसी से भी हो रहा है, फंगस से हो रहा है, बैक्टीरिया से हो रहा है, जो भी है। तो यहाँ पे क्या है, जैसे हमारे पास में ये लीफ है, यहाँ पे हमें छोटे छोटे स्पॉट्स देखने को मिल रहे हैं, यानी कि यहाँ पे डेथ ऑफ द टिश्यू हो रहा है, लेकिन लिमिटेड एरिया में हो रहा है, या उसका जो मार्जिन है वो क्या है, लिमिटेड है। अब क्या हो रहा है, धीरे धीरे ये जो एरिया है यहां पे येलोइंग हो रही है ना, ये जो एरिया है ये येलो हो गया, यानी कि क्लोरोसिस हो गई, और बाद में ये क्या हो गया, ब्लैक हो गया, यानी कि यहां पे क्या हो गई, डेथ हो गई। ठीक है, तो यानी कि कभी क्या होगा, नेक्रोसिस होगी लेकिन लिमिटेड एरिया में होगी, और पहले वहां पे येलोइंग होगी, क्लोरोसिस होगी मोस्ट ऑफ द केसेस में, देन ब्लैकनिंग हो जाएगी या फिर नेक्रोसिस हो जाएगी। तो इसी को हमने क्या बोल दिया बेटा, लीफ स्पॉट। इसी को हमने क्या बोल दिया, लीफ स्पॉट। अब आप लोग बोलोगे, मुझे थोड़ा सा कलर कर लेती हूं मैं। अब देखना, इसी को हमने क्या बोल दिया, लीफ स्पॉट बोल दिया। तो आपको एक चीज यहां से क्या क्लियर हो गई कि यहां पे क्या हो रहा है, पहले येलोइंग हो रही है मोस्ट ऑफ द केसेस में, और उसके बाद में यहां पे यही स्पॉट ब्राउन या ब्लैक हो जा रहा है। ठीक है, इसको हमने क्या बोल दिया, लीफ स्पॉट बोल दिया। अब आप कई बार पढ़ते हैं कि ये जो लीफ स्पॉट है इसके अराउंड हमें कुछ कलर देखने को मिलता है। तो ये जो हमें कलर सा देखने को मिल रहा है, जैसे मान लो येलो कलर देखने को मिल रहा है, तो इसको बोला जाता है येलो हालो। ठीक है, जब भी आपको स्पॉट के अराउंड कुछ कलर देखने को मिलता है, ये कलर क्यों बनता है, क्योंकि कई बार क्या होता है, जो पैथोजन होता है वो टॉक्सिन सिक्रेट करता है, तो उसकी वजह से हमें यहाँ पे येलोइंग देखने को मिलती है। तो इसको हम क्या, या कई बार क्या होता है, पैथोजन न्यूट्रिशन वगैरह ले रहा है तो वहां पे हमें येलोइंग देखने को मिल रही है, तो इसको हमने येलो हालो बोल दिया। कुछ केसेस में यही कलर आपको पर्पल देखने को मिलेगा तो पर्पल हालो बोल देंगे, कुछ केसेस में यही कलर आपको कोई और देखने को मिलेगा तो वही हालो हम यहाँ पे बोल देंगे। तो हमें क्लियर हो गया लीफ स्पॉट क्या होता है, येलो हालो क्या होता है। अब एक और बात करते हैं। अब क्या होता है, कई बार आप देखोगे कि ये जो हमारे पास में लीफ स्पॉट बना है, ये जो एरिया है, इतना सा एरिया है लीफ स्पॉट वाला एरिया, ये कई बार टूट के नीचे गिर जाता है या फिर कई बार ये खाली रह जाता है, तो इसको बोला जाता है शॉर्ट होल। ठीक है, शॉर्ट होल में क्या होता है कि जो लीफ स्पॉट है वो टूट के डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, टिश्यू नीचे गिर जाएगा, ऐसे सिम्टम को बोला जाता है शॉर्ट होल सिम्टम। देखो ये क्लियर है सबको टर्म्स, यहां तक सबको समझ में आया कि शॉर्ट होल सिम्टम क्या होता है, राइट। नाउ अब आगे बात करते हैं। अब कई बार क्या होता है ना, ये जो हम स्पॉट्स की बात कर रहे हैं, हमेशा ये स्पॉट्स राउंड नहीं होंगे। कई बार क्या होगा, जैसे यहां पे वेन्स होंगी, वेनलेट्स होंगी, तो जब ये स्पॉट बनने लगेगा ना, यहां से बनने लगेगा, तो ये स्पॉट एक पर्टिकुलर एंगल पे बनेगा, क्योंकि इसको बार बार ये जो वेन्स है ये रोक दे रही है, रिस्ट्रिक्ट कर दे रही है। तो जब ये स्पॉट एक पर्टिकुलर एंगल पे बनता है तो इसको बोला जाता है एंगुलर लीफ स्पॉट। जब ये आपको एक पर्टिकुलर एंगल पे देखने को मिलेगा तो ऐसे स्पॉट को बोला जाता है एंगुलर लीफ स्पॉट। ठीक है, ये क्लियर हो गया, सबको समझ में आया यहां तक, ओके। तो हमने बोला कि जो भी हमारे पास में डेथ ऑफ द टिश्यू हमें देखने को मिल रहा है, पर्टिकुलर एरिया पे लिमिटेड मार्जिन है, तो लीफ स्पॉट बोलेंगे। साइड में येलो हालो देखने को मिल रहा है तो उसको येलो हालो बोल दिया।
झड़ के टिश्यू गिर गया तो हमने उसको शॉर्ट होल बोल दिया। और दूसरा हमने बोला कि ये जो एंगुलर लीफ स्पॉट है, यहाँ पे हमें पर्टिकुलर एरिया पे पर्टिकुलर एंगल पे देखने को मिल रहे हैं स्पॉट्स। ये हमें क्लियर हो गया लीफ स्पॉट के बारे में। नाउ अब हम बात करेंगे लीफ ब्लाइट के बारे में। तो लीफ ब्लाइट की अगर मैं बात करती हूं, यहाँ पे थोड़ा सा मुझे एक और डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा, इसके बाद में आपका आंसर करती हूँ। मैं देख रही हूँ कुछ डाउट्स आ रहे हैं, इसके बाद आंसर करती हूँ। ये देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक लीफ देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे बेटा कई बार क्या होता है कि हमें डेथ ऑफ द टिश्यू देखने को मिल रही है, बट ये जो डेथ है ये हमें बड़े एरिया में देखने को मिल रही है, यानी कि यहाँ पे जो एरिया होगा वो वाइड स्प्रेड होगा। तो यहां पे मैं लिख सकती हूं कि वाइड स्प्रेड डेथ ऑफ द टिश्यू हमें देखने को मिल रही है, यानी कि जो एरिया है वो वाइडर एरिया, हमें यहां पे वाइड एरिया हमें देखने को मिलेगा। और ये यूजुअली मार्जिन से हमें देखने को मिलेगा, यानी कि जब आपकी रैपिड, अगर हम बात करते हैं डेथ ऑफ द टिश्यू हो जाएगा तो हम उसको क्या बोल देंगे, ब्लाइट बोल देंगे। झुलसा भी बोल देते हैं इसको, ठीक बोल रहे हैं, अक्षय बोल रहे हैं मैम झुलसा बोला जाता है, हाँ जी झुलसा बोला जाता है। तो पत्ती धब्बा और झुलसा, और इसको बोला जाता है कोणीय पत्ता धब्बा रोग। हमें क्लियर हो गया तीनों चीजें। अब देखो, अब आपको एक और फैक्ट बताती हूँ। हमने क्या बोला, लीफ स्पॉट में छोटे छोटे स्पॉट्स हैं, और ब्लाइट में हमें बड़े एरिया में हमें नेक्रोसिस देखने को मिल रही है। अब कई बार क्या होता है, मान लो ये छोटे छोटे स्पॉट्स, अगर यही छोटे छोटे स्पॉट्स एक दूसरे के साथ मिल जाएं, कलर चेंज कर देती हूं ताकि आपको दिखे, मान लो यही छोटे छोटे स्पॉट्स एक दूसरे के साथ अगर मिल जाएं तो कई बार होता है यही स्पॉट्स आपको ब्लाइट लाइक अपीयरेंस देते हैं। क्लियर है? यहां तक सबको समझ आया तीनों चीजें? अच्छा, अब एक बच्चा पूछ रहा है कि मैम जितना आप अभी पढ़ा रही हैं उतना सफिशिएंट है या फिर मुझे इसके लिए अलग से पढ़ना पड़ेगा? देखो, जो मैं पढ़ा रही हूं आप देख रहे हो, मैं आपको A to Z 0 से शुरू कर रही हूं, एंड तक लेके जा रही हूं। साथ ही साथ मैं आपको सारे क्वेश्चंस भी बता रही हूं कि देखो यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, ये यहाँ से पूछा गया था, ऐसे इस टॉपिक को पढ़ना है। मैं अपनी तरफ से आपको सब कुछ बता रही हूँ, लेकिन फिर भी कई बार क्या होता है, एक आधा फैक्ट कई बार आपको कहीं और भी मिल जाता है, या कुछ चीजें आप बुक से भी रेफर कर लेते हो। तो अगर आपको लगता है कि मुझे बुक से भी कुछ चीजों को जानना है, समझना है, तो आप फ्री हो, आप आराम से बुक से पढ़ सकते हो। बुक्स पढ़ना बुरी बात नहीं होती है, बट आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपके पास में कितना टाइम है, कैसे आपने उसको यूटिलाइज करना है, और किस कॉन्सेप्ट में कितने डेप्थ तक जाना है। कई बार क्या होता है, कुछ बुक्स में बहुत डीप में दिया है, उतना आपको रिक्वायर्ड नहीं है। जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको A to Z चीजें करवा रही हूँ, और उससे ज्यादा ही करवा रही हूँ ताकि आपको हर एक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। बट कई बार क्या होता है, कुछ फैक्ट्स होते हैं, कुछ डिजीजेस होती हैं, जहां पे आपको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा हमेशा मिलता ही रहता है ना, उसका कोई एंड नहीं है, तो आप वहां से पढ़ सकते हैं, वाई नॉट। कई बार होता है कि कुछ डिजीजेस ऐसी होती हैं जिसको बहुत डिटेल में करवाना जरूरी नहीं है, फैक्ट से वो कवर हो जाती है। तो वहां पे आप देखोगे कि हमने फैक्ट से भी हम लोग आगे आने वाली क्लासेस में कवर करेंगे चीजें, ठीक है। तो मेरी तरफ से अगर आपने बुक से पढ़ना है, मेरी तरफ से आपको कोई मना नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है, पर हाँ ये नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें मैक्सिमम चीजें आपकी कवर हो रही हैं, ठीक है। ओके जी, क्लियर है। नाउ आगे बात करते हैं ब्लाइट के बारे में। अच्छा, ब्लाइट के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। अब फर्दर बात करते हैं कि हमारे पास में इस तरह से कोई मोनोकॉट लीफ है। चलो, अच्छा अब कौन बोल रहे हैं, ठीक है। अब देखो, मैं आपको एक और चीज और बोलना चाहूंगी, जो आप बच्चों के अभी डाउट आ रहे हैं, आप मेरे को टॉपिक से डाइवर्ट मत करो, पहली चीज तो ये। और दूसरी चीज मैं आपको एक और बोलना चाहूंगी कि जो बोल रहे हैं कि मैम इस बुक को रेफर कर लें या उस बुक को रेफर कर लें, जब भी आपको कोई एक कंप्लीट बुक मिलती है ना, जिसमें सारे सब्जेक्ट्स दिए होते हैं, आप देखोगे वो कंसाइज मैनर में दिया होता है। अब यहाँ पे क्योंकि हम एक एक सब्जेक्ट में शुरू से लेके एंड तक जा रहे हैं, तो बहुत सारी एक्स्ट्रा चीजों को, बहुत सारी मेजर चीजों को भी यहाँ पे कवर कर रहे हैं। इस चीज को भी थोड़ा सा समझो। यहाँ पे हम सब्जेक्ट वाइज प्रॉपर प्लानिंग के साथ चल रहे हैं, आज ये करवाना है, कल ये करवाना है, परसों ये करवाना है, और डेप्थ में सब कुछ करवा रहे हैं, है ना। बुक्स को आप रेफर करो, आप रिवीजन के लिए रेफर कर सकते हो ना उन बुक्स को। अगर आप कॉम्पिटिटिव बुक्स को रेफर कर रहे हो, जब आप रिवीजन कर रहे हो उस टाइम पे पढ़ो। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको आज ये टॉपिक करवा दिया, आप जाओ बुक्स को खोलो और वहां से रेफर कर लो कि हाँ ये चीजें पढ़ी थी, तो आपको और भी ज्यादा समझ में आएगी। तो आप रिवीजन के लिए भी उनको फॉलो कर सकते हो,
ठीक है। बाकी मेरी तरफ से आप सोचोगे कि मैं ऐसा बोलूंगी कि जो मैंने पढ़ा है बस वही पढ़ो और मत पढ़ो मत पढ़ो, ऐसा नहीं है। मैं आपको बोल रही हूँ नॉलेज लेना बहुत अच्छी बात है, यहां से भी आप नॉलेज लीजिए और अपनी चीजों को रिवाइज भी करिए। तो मेरी तरफ से कभी भी आपको ऐसा नहीं रहेगा कि बेटा बुक नहीं पढ़नी है। मैं हमेशा बोलूंगी अच्छी बुक्स हैं पढ़ो, बट आपको ये पता होना चाहिए कि मैं किस एग्जाम को टारगेट कर रहा हूँ और कितनी डेप्थ तक मुझे जाना है। बाकी मैं आपको गाइड तो करती रहूंगी थ्रू आउट, तो डरने वाली बात नहीं है, ठीक है। बाकी ये जो मैं करवा रही हूँ ये मैं बहुत कुछ आपको करवा रही हूँ, मोर देन सफिशिएंट है। और इसके अलावा भी फैक्ट्स के लिए या बाकी चीजों के लिए जब आपको रिवाइज करना है यहां से भी रिवाइज करो। और अगर आपके पास में कोई कॉम्पिटेटिव बुक है तो वहां से भी आप देख सकते हो कि इस टॉपिक से रिलेटेड क्या क्या फैक्ट्स या क्या क्या चीजें वहां पे दी गई हैं, ठीक है। ओके चलो करें अब कंटिन्यू करते हैं, है ना। देखो अब जब हम मोनोकॉट लीव्स की बात करते हैं, मोनोकॉट में मुझे बताओ कैसी वेन्स होती हैं? पैरेलल वेन्स होती हैं। अब यहां पे कई बार जो स्पॉट्स बनेगा ना वो स्पॉट राउंड बन ही नहीं पाएगा, क्योंकि वेन सीधी सीधी है, वो स्पॉट को राउंड बनने ही नहीं देंगी। तो स्पॉट बनेगा ऐसा इलोंगेटेड, लंबा लंबा स्पॉट बनेगा। इसी स्पॉट को या इसी नेक्रोटिक एरिया को क्या बोला जाता है? इसी को बोला जाता है स्ट्रीक या स्ट्राइप, ठीक है। अभी भी बच्चे कुछ मैसेज कर रहे हैं, अच्छा ठीक है। तो एक लास्ट चीज बोलती हूँ कि ठीक है बुक्स वाली बात मैंने आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर दी है, पर जितनी डेप्थ के साथ जितने अंडरस्टैंडिंग के साथ मैं आपको अभी कॉन्सेप्ट क्लियर करवा रही हूँ, इतने अंडरस्टैंडिंग के साथ में आपको आप बुक्स भी पढ़ोगे ना तब भी आपको इतना समझ में नहीं आ पाएगा। अगर आप यहाँ से पढ़ोगे उसके बाद देखोगे चीजें तो आपको बहुत अच्छी समझ आएगी, क्योंकि यहाँ पे हम पूरा कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं, ठीक है। कई बार क्या होता है एक सिम्टम यहाँ होता है, अगला सिम्टम बुक में आगे होता है, तो मैंने उन सब चीजों को रिलेट कर दिया है। यहाँ पे सब चीजों को मैं इन रिलेशन पढ़ा रही हूँ, कंपैरिजन के साथ पढ़ा रही हूँ, ताकि आपको आगे डाउट ना आए कोई भी और आपको कंफ्यूजन ना हो। पर्पस ये है आपको बेसिक सिम्टम पढ़ाने का कि आपको कोई कंफ्यूजन ना आए। चलो कंटिन्यू, ठीक है। अब देखो इसी को हमने क्या बोल दिया, या तो स्ट्रीक बोल दिया या तो स्ट्राइप बोल दिया। अब स्ट्रीक का बोला, जब भी सिम्टम आपको वेन्स के साइड में मिलेगा, अलोंग द वेन्स जब भी आपको कोई सिम्टम देखने को मिलता है उसको हम बोलते हैं बेटा स्ट्रीक। और जब भी आपको कोई सिम्टम बिटवीन द वेन्स देखने को मिलता है तो उस सिम्टम को हम क्या बोल देते हैं? स्ट्राइप, ठीक है। जब भी अलोंग द वेन्स देखने को मिलेगा तो स्ट्रीक बोलेंगे, जब भी बिटवीन द वेन्स आपको सिम्टम देखने को मिलेगा तो उसको हम क्या बोल देते हैं? स्ट्राइप बोल देते हैं। चलो जी ये कहानी भी हमें समझ आ गई, लीफ स्पॉट क्या है, ब्लाइट क्या है, स्ट्रीक क्या है, स्ट्राइप क्या है, ठीक है। ये हमने पूरा समझ लिया। चलो अब देखते हैं डेफिनेशन क्या है। इन दिस सेल्स आर किल्ड इन डेफिनेटली लिमिटेड एरियाज एंड डेड टिश्यू यूजुअली टर्न ब्राउन टू ब्लैक। चलो जी ये हमें पूरा समझ आ गया, फोटो देख लो। अगला नेक्स्ट क्या लिखा है? ब्लाइट इज द सडन डेथ ऑफ द लीव्स, ब्लॉसम एंड ट्विग्स। द डेड ऑर्गन्स यूजुअली टर्न ब्राउन और ब्लैक एंड मे सून डिसइंटीग्रेट। हमने बोल दिया कि जब भी वाइड स्प्रेड डेथ ऑफ द टिश्यू हमें देखने को मिलेगा तो हम उसको क्या बोल देंगे? ब्लाइट बोल देंगे। और यूजुअली हमने क्या बोला कि ये कहां से स्टार्ट होता है? मार्जिन से स्टार्ट होता है। अगला क्या है? स्ट्रीक्स एंड स्ट्राइप्स। अभी डिस्कस किया कि जब भी हम स्ट्रीक्स की बात करेंगे नैरो लीजन्स देखने को मिलेंगे जिसमें डेड सेल्स होंगे और पहले ये येलो होंगे और बाद में क्या होगा? सेल डेथ हो जाएगी। तो जब भी हमें अलोंग द वेन देखने को मिलेगा तो हम क्या बोल देंगे? स्ट्रीक बोल देंगे। बिटवीन द वेन देखने को मिलेगा तो क्या बोल देंगे? स्ट्राइप बोल देंगे। अब देखो आपने सुना होगा कि जो येलो रस्ट ऑफ व्हीट है, येलो रस्ट ऑफ व्हीट को हम क्या बोलते हैं? स्ट्राइप रस्ट बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे भी जो हमें पस्ट्यूल्स देखने को मिलते हैं वो हमें येलो कलर के स्ट्राइप्स में, रोज समझते हो, दो पंक्तियों में, रोज में हमें यहाँ पे जो पस्ट्यूल्स हैं वो देखने को मिलते हैं येलो रस्ट में, इसलिए वहां पे हम स्ट्राइप रस्ट नाम दे देते हैं। तो हमें क्योंकि स्ट्राइप का मतलब पता था तो हमें अगला सिम्टम भी बहुत इजीली समझ आ गया। क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट इज कैंकर। नाउ हम बात करेंगे कि कैंकर क्या होता है। तो देखो नेक्रोटिक टाइप ऑफ सिम्टम में कैंकर भी एक सिम्टम है। कैंकर की बात करें तो कैंकर में आपको जो संकल लीजन्स हैं वो स्टेम पोर्शन पे देखने को मिलेंगे। लीव्स की अगर बात करोगे तो आपको डेफिनेट मार्जिन में वहां पे सिम्टम देखने को मिलेंगे। अब शुरू में जब आप कैंकर के सिम्टम देखोगे
तो आपको संकन सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, और वो बाद में अगर आप साइड से देखोगे तो रेज्ड होंगे। तो यहाँ पे हमें जो कैंकर के सिम्टम्स हैं वो संकन सिम्टम्स शुरू में देखने को मिलते हैं, और स्लाइटली वो कैसे होते हैं, रेज्ड होते हैं। और अगर हम बात करते हैं कैंकर की, तो शुरू में कैंकर स्मूथ होता है और बाद में ये कैसा हो जाता है, रफ हो जाता है। लीव्स की बात करोगे, जैसे सिट्रस कैंकर की अगर हम बात करते हैं, तो लीव्स में आपको रेज्ड स्पॉट्स देखने को मिलते हैं और उनमें येलो हालो प्रेजेंट होता है। अगर आप बात करते हैं फ्रूट की, तो फ्रूट में भी आपको रेज्ड स्पॉट्स देखने को मिलेंगे, लेकिन इतना क्लियर या प्रोमिनेंट येलो हालो आपको नहीं देखने को मिलता है। अगर आप स्टेम की बात करोगे, तो स्टेम पोर्शन पे आपको संकन लीजन, संकन मतलब कि अंदर की तरफ को धंसे हुए सिम्टम देखने को मिलेंगे। तो कैंकर में क्या याद रखना है कि लीव्स या फ्रूट्स के ऊपर आपको रेज्ड मार्जिन वाले सिम्टम मिलते हैं, लेकिन अगर हम स्टेम की बात करते हैं तो स्टेम पे आपको संकन या अंदर की तरफ को धंसे हुए रीजन देखने को मिलते हैं। अब एक पूछ रहा है कि मैम संकन लीजन का क्या मतलब है? संकन का मतलब ये है कि अंदर की तरफ को धंसे हुए सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, और जो वाटर सोक्ड होता है मतलब कि वो आपके जो पनीले धब्बे होते हैं उनको वो वाटर सोक्ड लीजन्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बोला कि लीव्स पे और फ्रूट पे कैसे सिम्टम है, आप देख सकते हो यहाँ पे आपको इस तरह से सिम्टम देखने को मिलेंगे। और जब स्टेम की बात करेंगे तो हमें संकन या अंदर की तरफ को धंसे हुए लीजन्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो ये आपके कैंकर के लीजन्स होते हैं। आगे बात करते हैं एंथ्राकनोज की। तो ये फोटो मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे भी डाला था कि बताओ ये कौन सी फोटो है। तो एंथ्राकनोज क्या होता है कि आपको ब्लैक से ब्राउन कलर के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, और ये जो ब्लैक टू ब्राउन कलर के सिम्टम्स हैं ये अंदर की तरफ को धंसे हुए सिम्टम्स होते हैं, यानी कि संकन लीजन्स होते हैं। तो यहाँ पे भी आप देखोगे, वैसे तो इसमें कुछ और भी इन्फेक्शन साथ में हो गया है, पर मैं एक बार अभी 1-2 दिन पहले सब्जी लेने गई थी तो वहां पे मुझे फोटो दिख गया, तो मैंने वैसे उस फोटो को क्लिक कर लिया। तो यहाँ पे देखो, अगर आप फोटो देखोगे ना, इसमें वैसे बाकी इन्फेक्शन भी होके रखा है। ये वाला जो पोर्शन है आप देखोगे ये कैसा है, संकन है, लग रहा है ना अंदर की तरफ को धंसा हुआ है। तो यहाँ पे आपको ब्लैक टू ब्राउन कलर के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं अंदर की तरफ को धंसे हुए। और कई बार अगर आप नोटिस करोगे ना, तो इन्हीं सिम्टम्स के आसपास आपको छोटे छोटे ब्लैक कलर के डॉट्स भी देखने को मिलते हैं, और ये जो डॉट्स होते हैं इन स्ट्रक्चर को बोला जाता है एसरवुलाई। एसरवुलाई क्या होते हैं, एसेक्सुअल स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसमें कोनिडिया बनते हैं। तो जो एंथ्राकनोज है, एंथ्राकनोज में आपके एसरवुलस बनते हैं। एसरवुलस क्या है, एसेक्सुअल स्ट्रक्चर होता है जिससे कोनिडिया बनते हैं। और अगर आप एंथ्राकनोज की बात करोगे, मोस्ट कॉमनली जो नाम आप पढ़ोगे एंथ्राकनोज में वो कोलेटोट्राइकम का होगा। एंथ्राकनोज बहुत सारी क्रॉप्स में पाया जाता है, नॉट ओनली मैंगो। तो आप जब आगे चल के पढ़ेंगे तो आप बहुत सारी क्रॉप्स में एंथ्राकनोज के बारे में जानेंगे, बट क्योंकि मुझे फोटो मिल गया था इसलिए मैंने यहाँ पे पीपीटी में डाल दिया ताकि आपको समझ में आए कि एंथ्राकनोज के सिम्टम्स कैसे होते हैं। नाउ स्कैब। स्कैब का क्या होता है, स्कैब के केस में आपको रफ क्रस्टी एरिया देखने को मिलता है। तो जब भी आपको रफ क्रस्टी एरिया देखने को मिलेगा तो उसको हम क्या बोल देते हैं, स्कैब बोल देते हैं। अब बात करते हैं कि डैंपिंग ऑफ क्या होता है। तो डैंपिंग ऑफ की अगर मैं बात करूं, अभी हम डैंपिंग ऑफ डिस्कस करेंगे, फिर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, और फिर अगर टाइम बचेगा तो दोबारा टॉपिक पे आएंगे। तो डैंपिंग ऑफ की अगर मैं बात करूं तो क्या होता है, आप सबने सुना होगा आर्द्र पतन रोग। जैसे मान लो ये हमारे पास में सीडलिंग है, ठीक है, ये क्या है, सीडलिंग है। कहां पे है ये है बेटा नर्सरी कंडीशन में, ठीक है, नर्सरी कंडीशन है और एक सीडलिंग है। अब यहाँ क्या है, मिट्टी है, सॉइल है। अब इस मिट्टी में क्या है, बहुत सारे अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिजम्स हैं, और उसमें क्या है, कुछ पैथोजेंस भी हैं। जैसे कि हमारे पास अगर मैं बात करूं यहाँ पे सॉइल में पीथियम है, फाइटोपथोरा है, फिजेरियम है, राइजोक्टोनिया है, एंड नंबर ऑफ पैथोजेंस हमारे पास में है। तो यहाँ पे जब हम बात करते हैं सीडलिंग की, तो जब ये सॉइल लाइन के पास है, ये पैथोजन क्या करेगा, यहाँ पे कोई भी पैथोजन इनमें से क्या करेगा, यहाँ पे सॉइल लाइन के पास में जहां पे प्लांट है इसके ऊपर क्या कर देगा, अटैक कर देगा। जस्ट अ मिनट।
तो यहां पे क्या होगा, जब इनमें से किसी पैथोजन ने सॉइल लाइन पे अटैक कर दिया तो अल्टीमेटली यहां पे क्या होगा, जो कॉर्टिकल टिश्यूज हैं उनको ये क्या कर देगा, तोड़ देगा। अब सोचो कि कोई सिडलिंग अगर सॉइल लाइन पे है तो अगर उसको हमने यहीं से तोड़ दिया या ब्रेक डाउन कर दिया पैथोजन ने, तो ये जो ऊपर वाला हिस्सा है इसका भार वो उठा ही नहीं पाएगा, ये वाली जो चीज है वो लुढ़क जाएगी, है ना। जैसे ये मान लो सिडलिंग है, यहां से कनेक्टेड है, अगर इसी को किसी ने काट दिया तो ये सिडलिंग तो काट दिया, मतलब कि रॉटिंग यहाँ पे कॉज कर दी, तो ये सिडलिंग तो ऐसे लुढ़क जाएगी ना। तो इसीलिए इस डिजीज को हिंदी में एक और चीज बोलते हैं, कमर तोड़ रोग। तो यहां पे हमने जाना कि जो कमर तोड़ रोग है उसमें क्या होता है कि ये जो हमारे पास में स्टेम पोर्शन है, यहाँ पे मेनली जहां पे सॉइल लाइन है वहां पे अटैक होता है और अल्टीमेटली जो सिडलिंग है वो कोलैप्स कर जाती है। इसी को हम बोलते हैं डैम्पिंग ऑफ। इसी को हम क्या बोल देते हैं, डैम्पिंग ऑफ। अब आपको कोई पूछे कि डैम्पिंग ऑफ कब आती है, आप बोलोगे नर्सरी कंडीशन में। आगे जाके हम पढ़ेंगे कि डैम्पिंग ऑफ भी दो टाइप की होती है, एक होती है प्री एमर्जेंस और एक होती है पोस्ट एमर्जेंस। तो जब मिट्टी में कोई सीड है, अगर मिट्टी में ही किसी सीड का डेथ हो जाता है ड्यू टू दिस पैथोजेंस एमर्ज होने से पहले सीडलिंग में, तो उसको हम प्री एमर्जेंस डैम्पिंग ऑफ बोलते हैं। और जब कोई सीडलिंग मिट्टी से बाहर आ गई, एमर्ज कर गई और वहां पे हमें अगर कोई डेथ देखने को मिलती है तो हम उसे क्या बोलते हैं, पोस्ट एमर्जेंस डैम्पिंग ऑफ बोलते हैं। राइट, ये क्लियर है। अब देखो, जब यही कंडीशन आपके बड़े पेड़ों में आएगी तो वहां पे हम उसको फुट रॉट बोल देंगे, ठीक है। तो जब बड़े पेड़ों के केस में यही चीज आती है तो उसको फुट रॉट बोल देते हैं। और जब आपकी सीडलिंग्स में या नर्सरी कंडीशंस में ऐसा कुछ होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, डैम्पिंग ऑफ बोल देंगे। क्लियर है बेटा यहां तक। नाउ जब हम डैम्पिंग ऑफ की बात करते हैं तो देखो, इट इज अ कंडीशन, ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें टेंडर स्टेम इज अटैक्ड, जो सॉफ्ट स्टेम है उस पर अटैक होता है सॉइल लाइन के पास, और जो भी हमारे पास अफेक्टेड पोर्शन है वो कॉन्स्ट्रिक्टेड हो जाएगा और नेक्रोसिस हो जाएगी जो भी कॉर्टिकल टिश्यू है, और जो स्टेम है वो ऊपर वाले पोर्शन के वेट को नहीं उठा पाएगा और अल्टीमेटली जो सिडलिंग है वो कोलैप्स कर जाएगी या नीचे गिर जाएगी। इसी चीज को बोला जाता है डैम्पिंग ऑफ। क्लियर है। अब देखिए, ये हमें क्लियर हो गया डैम्पिंग ऑफ क्या होता है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे दिखाई गई है हेल्दी सिडलिंग, सॉइल सरफेस दिखाया गया है, यहाँ पे इन्फेक्शन हुआ, ये टिश्यू, जस्ट अ मिनट, यहाँ पे इन्फेक्शन हुआ, ये जो कॉर्टिकल टिश्यू है यहाँ पे उसको तोड़ दिया गया, डिसइंटीग्रेट कर दिया फंगस ने। अल्टीमेटली जो सिडलिंग है यहां से वेट उठा ही नहीं पाएगी और सिडलिंग क्या होगी, लुढ़क गई। इसी को क्या बोल दिया, डैम्पिंग ऑफ बोल दिया, आर्द्र पतन रोग बोल दिया। अब आपको ये चीज भी पता है कि जब हम डैम्पिंग ऑफ की बात करते हैं तो जो डैम्पिंग ऑफ आता है वो कब आता है, आपके जो मॉइस्ट कंडीशन जब ज्यादा होंगी वहां पे आपको मोस्ट कॉमनली ये जो डैम्पिंग ऑफ है देखने को मिलेगा। अब रॉटिंग देख लेते हैं, इससे रिलेटेड एक वीडियो भी है, तो रॉटिंग जान लेते हैं क्या होता है। देखो, अब यहां पे आप देख रहे हो, यहां पे आपको रॉटिंग देखने को मिल रहा है। यहां पे आप देख रहे हो इस वीडियो में, जस्ट अ मिनट, यहां पे रॉटिंग की वीडियो थी। तो रॉटिंग की जब भी हम बात करते हैं, रॉटिंग में क्या होता है कि जो भी कॉर्टिकल टिश्यूज होते हैं, जस्ट अ मिनट, ये वीडियो भी चल नहीं पा रहा है, मैं आपको चलो दिखा दूंगी। रॉटिंग में क्या होता है, जो भी अफेक्टेड टिश्यू है, अफेक्टेड टिश्यू में क्या होता है, वो डेथ हो जाता है, उसका डिकम्पोजिशन हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आप देखते हो कई बार आप टमाटर वगैरह घर पे रखते हो, वो एकदम से सड़ जाते हैं। तो सड़ना क्या होता है कि जिस चीज का वो बना है वो चीज टुकड़ों में टूट जाती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर हम बात करते हैं किसी भी पोर्शन ऑफ द प्लांट, किसी भी फ्रूट वगैरह की, तो क्या होगा, जैसे मान लो वो पैक्टिन का बना है तो अगर पैक्टिनेज एंजाइम है वो उसको तोड़ देगा, सेलुलोज का बना है तो सेलुलेज एंजाइम उसको तोड़ देगा, है ना। या तो फिर वो टिश्यू कैसा हो जाएगा, फिर ब्राउन पड़ जाएगा। तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं, रॉटिंग बोल देते हैं। रॉटिंग में क्या होता है, डीकम्पोजिशन हो जाता है टिश्यू का, ब्रेक डाउन हो जाता है टिश्यू का, और अल्टीमेटली
एंजाइम्स वगैरह की हेल्प से पैथोजन क्या करता है, जो भी आपका टिश्यूज है उनको तोड़ देता है। इसी को रॉटिंग बोला जाता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो और यहाँ पे भी देखोगे तो वैसे इस वीडियो में यही दिखाया गया था। ये फोटो आप देख सकते हो, यहाँ पे इस पोर्शन में क्या हो गई है, रॉटिंग हो गई है, ये पोर्शन सड़ गया है क्योंकि यहाँ पे पैथोजन ने क्या किया है, अटैक किया है और जिस चीज ये बनी थी, जो इसकी सेल वॉल बनी थी सेलुलोज की, पैक्टिन की, हेमिसेलुलोज की, उसको ब्रेक डाउन कर दिया है, जिसकी वजह से यहाँ पे आपको सड़न देखने को मिल रही है या फिर रॉटिंग देखने को मिल रही है। क्लियर है सबको यहां तक? नाउ अब 3-4 सिम्टम्स हैं, इसको क्लियर कर लेते हैं, फिर क्वेश्चंस कर लेंगे, ठीक है। अब हम बात करेंगे विल्ट के बारे में। अब आप लोग मुझे बताएंगे कि विल्ट कैसे होता है। देखो, एक तो विल्ट होती है जो आप हॉर्टिकल्चर में पढ़ते हो, जहां पे आप क्या जानते हो कि देखो पौधे को हम पानी दे रहे हैं और पौधा मुरझा जाता है, वो हम पैथोलॉजिकल विल्ट की बात करते हैं। हॉर्टिकल्चर विल्ट में अगर आप नॉर्मली जब फिजियोलॉजिकल विल्ट की बात करते हो, कई बार पौधे को पानी नहीं दे पाते हो तो अल्टीमेटली पानी की कमी की वजह से पौधा मुरझा जाता है, वो भी विल्ट होती है। यहाँ पे जब हम पैथोलॉजिकल विल्ट की बात करते हैं तो वो रिकवर नहीं हो पाता प्लांट। जैसे कि अगर आप दूसरी विल्ट की बात करते हो, अगर पानी नहीं दिया है, पानी दे दो, शाम तक पौधा रिकवर कर जाएगा। यहाँ पे ऐसा नहीं होता। यहाँ पे क्या होता है, देखो जैसे मान लो ये कोई पौधा है, ये रूट है, ठीक है। अब विल्ट क्यों आ रही है, आप सबको पता है कि किससे आ रही है, जो आपका पानी की कमी है उससे हो रही है। तो पानी की कमी क्या है, मान लो मैं यहाँ पे पानी भी दे रही हूं फिर भी मेरे पौधे में विल्ट आ रही है, तो क्या रीजन हो सकता है, इस बारे में बात करेंगे। पहला रीजन क्या है कि मान लो रूट्स में कोई इंफेक्शन है, रूट्स में रॉटिंग है, तो जितना मर्जी पानी मैं यहाँ पे दे लूं पौधे तक पहुंचेगा ही नहीं, क्योंकि इन्फेक्शन कहां पे, रूट्स पे, रूट में रॉटिंग होके रखी है। जितना मर्जी पानी दे लो, पानी पौधे तक नहीं पहुंच पा रहा है। दूसरा रीजन क्या है कि पानी जो पहुंचा रहा है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जाइलम वेसल्स। ये जो जाइलम वेसल्स हैं, ये क्या करती हैं, ट्रांसपोर्ट करती हैं पानी को। तो अब क्या हो रहा है, जब हम जाइलम वेसल्स की बात कर रहे हैं, जो पैथोजन है, पैथोजन क्या कर रहा है, यहां पे टॉक्सिन बना रहा है, या तो फिर पैथोजन यहां पे खुद प्रेजेंट है, जिसकी वजह से जो पानी है वो ऊपर तक नहीं पहुंच पा रहा है। यानी कि पैथोजन यहां पे क्या कर रहा है, ब्लॉकेज कॉज कर रहा है, या फिर आप बोल सकते हो कि पार्शियल प्लगिंग कर रहा है जाइलम वेसल्स की। पार्शियल प्लगिंग ऑफ जाइलम वेसल्स। तो जब पार्शियल प्लगिंग ऑफ जाइलम वेसल होता है तो जो पानी है वो ऊपर तक नहीं पहुंच पाता है, और इसी को हम क्या बोल देते हैं, विल्ट बोल देते हैं। तो आप देखोगे डेफिनेशन में भी दिया है कि विल्ट क्या होता है, कि ड्राइंग ऑफ द एंटायर प्लांट हमें देखने को मिलता है। और ये जो विल्ट होता है, या तो रूट सिस्टम में इंजरी की वजह से होता है, या फिर पार्शियल प्लगिंग ऑफ द वाटर कंडक्टिंग वेसल्स की वजह से होता है, या फिर क्या होता है, पैथोजन नहीं तो उसने क्या किया होता है, कुछ अपने टॉक्सिन्स बनाए होते हैं, जिसकी वजह से जो पानी है उसका ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाता है, राइट। तो इसी को हम क्या बोल देते हैं, विल्ट बोल देते हैं। एक बच्चा बोल रहा है मैम जाइलम वेसल्स कट होते हैं, नहीं, मैंने बोला जाइलम वेसल के अंदर पैथोजन होता है या उसके टॉक्सिन्स होते हैं। जैसे मान लो एक गाड़ी है और वो किसी रोड पे जा रही है, मान लो आप अपने घर से कॉलेज की तरफ को जा रहे हो, और ये मान लो कि घर से कॉलेज को जाने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है और कोई रास्ता नहीं है, और वो रास्ता भी सीधा सीधा है। अगर मान लो ये रास्ता सीधा सीधा है और बहुत पतला रास्ता है, और यहाँ पे कोई एक्सीडेंट हो जाता है, और जो यहाँ पे गाड़ियां हैं वो यहाँ पे इस तरह से अटकी हैं कि दूसरी गाड़ी को जाने की जगह ही नहीं है, तो क्या कोई चीज आगे जा पाएगी, गाड़ी इसके आगे नहीं जा पाएगी। वैसे क्या है, यहाँ पे क्या है, जो पैथोजन है वो यहाँ बैठा हुआ है, या कुछ टॉक्सिन्स उसने क्या किए, यहाँ पे सिक्रीट किए हुए हैं, जिसकी वजह से जो पानी है, पानी को आगे जाने का रास्ता ही नहीं है, उसने ब्लॉकेज ही कर दी हुई है। समझ गए बात, ठीक है। सो ये हमने बात की विल्ट के बारे में। ये विल्ट के सिम्टम्स आप देख सकते हो, ठीक है। ये किसके सिम्टम्स है, विल्ट के सिम्टम्स है। कुछ विल्ट्स फंगस की वजह से होती है, कुछ विल्ट्स बैक्टीरिया की वजह से होती है। तो जो विल्ट है वो हम आगे पढ़ेंगे कि विल्ट कौन कौन सी है। अब ये जो 2-3 सिम्टम्स हैं, इसको हम बेटा कल की क्लास में पढ़ेंगे। अब हम डिस्कस करेंगे
कुछ क्वेश्चंस के बारे में। तो चलो अब आपका टाइम आ गया है आंसर करने का, ठीक है। और अब मैं आपसे पूछूंगी 5 ऑप्शंस के आपके क्वेश्चंस है और सिंगल चॉइस है, और मैं आपको देती हूं 45 सेकेंड्स। चलिए, क्वेश्चन है एग्जाम्पल्स ऑफ ओवरग्रोथ। ओवरग्रोथ के क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं? ऑप्शन है कर्ल, पॉकेट, गॉल, हेयरी रूट या ऑल ऑफ दिस। बताइए क्या आंसर होगा। एक बच्चा बोल रहे मैम थोड़ा सा जल्दी कर दो क्योंकि खाना भी बनाना है। कोई बात नहीं, इसको कवर कर लो, इसके बाद में खाना बना लेना, खत्म हो जाएगा तो चले जाना है ना। क्वेश्चंस तो सॉल्व कर लो, इतनी क्लास लगाइए तो फायदा तो पता चले कितना समझ में आया। चलिए, बताइए फटाफट से एग्जाम्पल्स ऑफ ओवरग्रोथ क्या है? कर्ल, पॉकेट, गॉल्स, हेयरी रूट या ऑल ऑफ दीज। ये तो सबका सही होना चाहिए। कर दूं पोल स्टॉप? थोड़ा सा जल्दी आंसर करना है, ठीक है, एज सुन एज पॉसिबल। सर्च नहीं करने लगना है कि क्या आंसर हो सकता है, नहीं, जो आता है वो बिना चीटिंग के बताना है। करेक्ट आंसर हमारे पास में क्या होने वाला है इसका? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ई, दैट इज ऑल ऑफ दीज। ठीक है, कितने बच्चों का सही है? 62। ये 25 वाले बच्चे, देखो मैंने आपको इतनी चीजें बताई, सब कुछ आपको मैंने ओवरग्रोथ में ही बताया, फिर भी आप लोग यहाँ पे गलत कर रहे हैं। चलो आगे बात करते हैं। नेक्स्ट इज स्क्लेरोशिया क्या होते हैं? ऑप्शंस हैं हार्ड मासेस, डोरमेंट माइसीलियम, फंगस इन्हें बनाता है, रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं, ऑल ऑफ दिस। क्या होगा? पोल आंसर कैसे करना है बेटा? प्रॉम्प्ट हो जाएगा पोल आपके साइड में, वहां पे उस पर क्लिक करोगे तो आपको ऑप्शन दे देगा आंसर करने का, ठीक है। तो यहां पे स्क्लेरोशिया क्या होते हैं फटाफट बताएंगे। हार्ड मासेस हैं, डोरमेंट माइसीलियम है, फॉर्म्ड बाय सम फंजाई, रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर्स या ऑल ऑफ दिस। फटाफट से बताएंगे स्क्लेरोशिया क्या होते हैं। चलिए, करेक्ट आंसर, अब आप सबने आंसर कर दिया होगा। करेक्ट आंसर हमारे पास में होने वाला है ऑप्शन ई, ऑल ऑफ दीज। जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन ई, ऑल ऑफ दीज। सब कुछ तो पढ़ा हमने, है ना। चलिए अब आगे बात करते हैं। नेक्स्ट इज हाइपरट्रॉफी का मतलब क्या होता है? ऑप्शन है एक्सेसिव सेल एनलार्जमेंट, एक्सेसिव सेल डिवीजन, एट्रॉफी, हाइपोट्रॉफी, नन ऑफ दीज। बताएंगे फटाफट से कि हाइपरट्रॉफी का मतलब क्या होता है? एक्सेसिव सेल एनलार्जमेंट, एक्सेसिव सेल डिवीजन, एट्रॉफी, हाइपोट्रॉफी या नन ऑफ दीज। करेक्ट आंसर क्या होने वाला है? करेक्ट हमारे पास में आंसर है, हमने अभी पढ़ा कि अगर हाइपरट्रॉफी बोला है तो मतलब कि एक्सेसिव सेल एनलार्जमेंट, मतलब कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ये डिवीजन वाले कौन आगे? अभी तो समझाया था मैंने आपको बच्चों, क्या समझाया था कि ट्रॉफी का ऐसे याद रखना, ट्रॉफी मतलब साइज बड़ा होगा, तो एनलार्जमेंट मतलब कि साइज बड़ा होगा, सिंपल। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, ये अभी मैंने आपको करवाया नहीं है, कल करवाऊंगी, इसका आंसर बता देती हूँ। पूछा है स्पेसिफिक सिम्टम्स प्रोड्यूस्ड बाय वायरसेस, मोज़ेक, मॉर्टल, लीफ स्पॉट, बोथ ए एंड बी या फिर नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे मोज़ेक और मॉर्टल दोनों ही सिम्टम वायरस प्रोड्यूस करता है, ये भी मैंने आपको करवाया नहीं है, ठीक है। अगला, स्क्लेरोशियम इज अ मॉडिफाइड माइसीलियम। ये क्वेश्चन पूछा गया है, जैसे मैंने आपको बताया, जो स्क्लेरोशियम है ये क्या करता है? फर्स्ट ऑप्शन इज फूड एब्जॉर्प्शन, दूसरा फूड को स्टोरेज करता है, तीसरा हार्ड वेजिटेटिव बॉडी है, रेस्टिंग, अगला अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर है, ऑप्शन ई ऑल ऑफ दिस या नन ऑफ दिस। चलिए बताएंगे कि यहाँ पे क्या करेक्ट आंसर होगा। स्क्लेरोशियम क्या है? मॉडिफाइड माइसीलियम है। क्या उसका काम है? ऑप्शन है क्या फूड को एब्जॉर्ब करना, फूड को स्टोर करना, क्या ये हार्ड वेजिटेटिव जो बॉडी हमने बात की रेस्टिंग स्ट्रक्चर है, अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर है, या कुछ भी नहीं, इनमें से कुछ भी नहीं। क्या होगा बताइए, फटाफट से आंसर करेंगे बेटा। करेक्ट आंसर हमारे पास जो होने वाला है इसका, दैट इज ऑप्शन सी। अभी बात क्या कि हार्ड रेस्टिंग वेजिटेटिव बॉडी है, सबसे अप्रोप्रिएट आंसर जो है दैट इज ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट,
अब बात करेंगे ट्रू एंड फॉल्स की, कि क्या ट्रू है क्या फॉल्स है इसमें से। तो चलिए, ऑप्शन ए जैसा कि आपको पता है दैट इज ट्रू, ऑप्शन बी का मतलब है फॉल्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, पाउडरी मिल्ड्यू ट्रू फंजाई को बिलोंग करते हैं, ट्रू होगा या फॉल्स होगा, फटाफट बताएंगे। ट्रू होगा या फॉल्स होगा? तो ये क्या है हमारे पास में स्टेटमेंट, जैसा कि हमने कल पढ़ी थी, ट्रू स्टेटमेंट है कि हमारे पास में ये जो पाउडरी मिल्ड्यू है ये ट्रू फंजाई को बिलोंग करते हैं। ऑप्शन क्वेश्चन सेकंड है, डाउनी मिल्ड्यू स्यूडो फंजाई को बिलोंग करते हैं, ट्रू है या फॉल्स है, फटाफट बताएंगे। डाउनी मिल्ड्यू स्यूडो फंजाई को बिलोंग करते हैं, क्या ये ट्रू है या फिर ये फॉल्स है? चलिए, सो करेक्ट आंसर हमारे पास क्या होने वाला है यहां पे, हमने कल ही जाना था कि ये क्या है, ट्रू स्टेटमेंट है। जो आपके डाउनी मिल्ड्यू होते हैं, सही आंसर है आपका कि जो डाउनी मिल्ड्यू होते हैं वो स्यूडो फंजाई को बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट, पाउडरी मिल्ड्यू एस्कोमाइकोटा में आते हैं, फटाफट से बताएंगे ट्रू है या फॉल्स है। पाउडरी मिल्ड्यू एस्कोमाइकोटा में आते हैं, फटाफट से बताइए ट्रू है या फॉल्स है। अभी आज ही पढ़ा था हमने। ठीक है, जल्दी से रिस्पॉन्स देना है। ओके, पाउडरी मिल्ड्यू किस में आते हैं, एस्कोमाइकोटा में आते हैं या नहीं आते हैं? तो आपको पता है कि जो पाउडरी मिल्ड्यू हैं वो एस्कोमाइकोटा में आते हैं, यानी कि ये भी हमारे पास में क्या है, ट्रू स्टेटमेंट है। चलिए अगला, डाउनी मिल्ड्यू ऊमाइकोटा में आते हैं, ट्रू है या फॉल्स है, फटाफट से आंसर देंगे। डाउनी मिल्ड्यू ऊमाइकोटा में आते हैं, ट्रू है या फॉल्स है? डाउनी मिल्ड्यू ऊमाइकोटा में आते हैं, ट्रू है या फॉल्स है? चलिए, सो अभी आपने आई गेस आंसर दे दिया होगा मैक्सिमम बच्चों ने। सो देख लेते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या है। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू स्टेटमेंट है। अच्छा ओके, ये वोट ही हो गया था, ठीक है, पोल हो गया था, वोट करना है। ओके नेक्स्ट, रस्ट किसको बिलोंग करते हैं, बेसिडियो माइकोटा को बिलोंग करते हैं, ट्रू है या फॉल्स है? ये गलती से हो गया था पोल, मैंने वोट करना था, वो पोल आ गया था। चलिए नेक्स्ट इज, जो रस्ट है वो बेसिडियो माइकोटा को बिलोंग करते हैं, ट्रू है या फॉल्स है? ठीक है, रस्ट बेसिडियो माइकोटा को बिलोंग करते हैं, ट्रू या फॉल्स, फटाफट से बताएंगे। तो ये भी हमने आज पढ़ा कि ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू स्टेटमेंट है। तो अगेन सबका आंसर सही है। बढ़िया। नेक्स्ट, अब बात करते हैं, स्मट बेसिडियो माइकोटा को बिलोंग करते हैं, ट्रू है या फॉल्स है? स्मट बेसिडियो माइकोटा को बिलोंग करते हैं, ट्रू होगा या फॉल्स होगा? देख लेते हैं किसका क्या आंसर आता है, फटाफट से देखेंगे। सो सॉरी। तो आपको पता है कि जब हम स्मट की बात करते हैं, स्मट क्या बेसिडियो माइकोटा में आते हैं? हाँ बिल्कुल, जो स्मट हैं वो बेसिडियो माइकोटा में ही आते हैं। सबका आंसर सही है और ये देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। नेक्स्ट समरी की बात करें, हमने पढ़ा कि व्हाइट ब्लिस्टर ट्रू रस्ट नहीं है। स्मट मतलब कि चारकोल लाइक पाउडर। अलग अलग सिम्टम की हमने डिस्कशन की, ओवरग्रोथ के एग्जांपल्स की बात की, हाइपरप्लेजिया क्या होता है उसके बारे में बात की, हाइपरट्रोफी के बारे में बात की, और अलग अलग सिम्टम्स के बारे में आज हमने डिस्कस किया। ओवरऑल हमने मैक्सिमम इंपॉर्टेंट सिम्टम्स की बात कर ली। 2-4 बचे हैं, वो कल की क्लास में खत्म हो जाएंगे। नेक्स्ट, अब आपको सोचना है कि सिम्टम्स बेसिक क्या क्या हैं, रॉटिंग क्यों होती है, डैम्पिंग ऑफ क्यों होती है, विल्ट कैसे होती है, एंड लास्ट, क्या मुझे अभी भी रट्टे मारने हैं एज यूजुअल या फिर मुझे समझना है चीजों को। ओके, और होमवर्क अब आपका क्या है कि आपको कैबेज और कॉलीफ्लावर के डिसऑर्डर्स को कंप्लीट करना है, आज की असाइनमेंट जो आपकी है। दूसरा, जो भी चीजें हमने पढ़ी उसकी आपको इजी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करनी है। पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन का मेरा मतलब क्या है, जैसे मैंने आपको ना स्पॉट समझाया, मैंने क्या किया,
फटाफट से ड्रॉ कर दिया कि देखो ऐसा ऐसा होता है। जब मैंने आपको ब्लाइट समझाया, मैंने इस तरह से आपको ड्रॉ करके बता दिया। जब मैंने आपको डाउनी मिल्ड्यू समझाया तो मैंने आपको इस तरह से बता दिया कि लोअर सरफेस पे ऐसे से ग्रोथ होगी और अपर सरफेस पे येलोइंग होगी। तो जहां जहां आपने जो जो लिखा है ना, वहां पे छोटे छोटे ऐसे डायग्राम्स बना दोगे हिंट के लिए, तो वो चीजें आपको हमेशा याद रह जाएंगी। तो वो मतलब है यहाँ पे पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन का, कि जो जो हमने अलग अलग सिम्टम्स बनाए उनको इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए, इजी समझने के लिए अपने हिसाब से आप रफ सा ड्रॉ कर सकते हो। जरूरी नहीं है बहुत अच्छी ड्राइंग होना, मेरी भी बहुत अच्छी ड्राइंग नहीं है, बट अंडरस्टैंडिंग और कॉन्सेप्ट का समझना बहुत जरूरी है यहाँ पे। तो जिस तरह से आपको समझ में आता है कॉन्सेप्ट, उस तरह से आप थोड़ा थोड़ा ऐसे लिख के यहाँ पे लिख भी सकते हो कि देखो लिमिटेड मार्जिन है, या यहाँ पे वाइड स्प्रेड डेप्थ है, मतलब जो भी इसके पॉइंट्स है ना उसको आप यहाँ पे लिख सकते हो। ये मतलब है मेरा पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन से। क्लियर है? नेक्स्ट, रिवाइज ऑल द सिम्टम्स केयरफुली, कि अब जब सिम्टम पढ़ोगे ध्यान से, एक एक सिम्टम को पढ़ना है, किस सिम्टम में क्या हो रहा है बहुत ध्यान से पढ़ना है। ठीक है? चीजों को मिक्स नहीं करना है, जैसे कि आपने पहले भी क्लासेस में कभी किया होगा, वो टाइम अब चला गया। ठीक है? जब आप पहले ऐसी चीजें करते थे, सिम्टम्स मिक्स करते थे, अब वो टाइम नहीं है। अब अपना टारगेट के ऊपर फोकस करो कि आपको लाइफ में करना क्या है, कैसे करियर बनाना है, और उसके अकॉर्डिंग ही अपने सब्जेक्ट्स को पढ़िए। ओके, सो थैंक यू सो मच। ये हमारा आज का लेक्चर था। समझ में आया सबको? क्लियर है सबको? अब हाँ, जो हमने ट्रू एंड फॉल्स किए ना, जस्ट अ मिनट, ये सारे ट्रू हैं तो इसको आप फैक्ट की फॉर्म में लर्न कर सकते हैं या फैक्ट्स की फॉर्म में नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है? ओके, ऑल राइट। सो अब 2-3 सिम्टम्स हैं, उसको हम कल की क्लास में डिस्कस कर लेंगे। अच्छा, लीडर बोर्ड दिखा रही हूं, रुको रुको। ठीक है, चलो लीडर बोर्ड देख लेते हैं। अक्षय 4 आउट ऑफ 5, आशीष भी सेम, कहां पे गलत हो गया एक, श्रद्धा 3, किरण 3, अपूर्वा ठीक है, ओके फाइन। तो अब जहां जहां क्वेश्चन गलत हुआ है वहां वहां देखो कि किस वजह से गलत हुआ है या क्या है, उस चीज को इंप्रूव करिए। और बाकी अब हम लोग मिलेंगे कल की क्लास में सेम टाइमिंग पे। जितना मैंने आपको पढ़ाया है उतना पढ़ के आना है कल के लिए। और एक और चीज, रोज का रोज रिवाइज करो, नहीं तो क्या होगा, चीजें पाइल अप होती जाएंगी और बहुत सारी चीजें ऐसी हो जाएंगी इकट्ठा, फिर पढ़ना मुश्किल हो जाएंगी। इसीलिए अभी से फर्स्ट क्लास से बोल रही हूँ, जस्ट इसीलिए अभी से फर्स्ट क्लास से बोल रही हूँ कि जो आज पढ़ा है वो अच्छे से जाके पढ़ के आना है, और कल का लेक्चर कल ही रिवाइज करना है। मतलब कि जिस दिन की जो क्लास है उसको जाके पढ़ो, तभी चीजें समझ में आएंगी। नहीं तो अगर इकट्ठा करते जाओगे चीजों को तो वो रिवाइज करना बहुत मुश्किल होने वाली है आपके लिए। ऑलराइट देन, थैंक यू सो मच। अब हम लोग कल की क्लास में मिलेंगे। अच्छा, जानबूझकर अक्षय लीडर बोर्ड पे दिखाने को बोल रहा था क्योंकि उसका फर्स्ट था, तो अच्छी बात है ना। आप में ये होना चाहिए कि मैंने अच्छे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, मुझे समझ में आया और मेरा दिखना चाहिए कि मेरा नाम है कहीं पे। ये तो अच्छी बात है, ये तो मोटिवेशन है आप लोगों के लिए, है ना। ये तो एटलीस्ट कि आपको आंसर तो आ रहे हैं, तो ये तो बढ़िया बात है, क्यों। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच। अब हम लोग कल की क्लास में मिलेंगे। जिनको खाना बनाना है वो खाना बनाइए, जाके खाइए और उसके बाद में पढ़ने बैठ जाइए, रिवाइज करने बैठ जाइए। थैंक यू सो मच।